हेलो। हेलो। हाय शौर्य। हाय। एम आई ऑडिबल? यस यस। ओके। सो प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इट्स लाइक आज आपकी फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा अपने हम्म। बारे में इंट्रोडक्शन दे दो। तो एज यू नो मेरा नाम शौर्या है। हम्म। और मैं लास्ट 3 इयर्स से एक एनजीओ एकलव्य फाउंडेशन है मध्य प्रदेश का, वहां ओके। पर काम कर रही हूँ ओके। एज अ टीचर एडुकेटर। ओके। और अ, और मैं मेरा बैकग्राउंड जो रहा है एजुकेशन का, वो नॉर्मल ग्रेजुएशन था। उसके बाद फिर मैंने बीएड करा था। ओके। और रहने वाली मैं दिल्ली की ही हूँ। ओके। सो करेंटली अभी कहाँ, मध्य प्रदेश में? अभी मैं अभी मैं घर आई हुई थी अपने। बट हाँ, बेस्ट क्लासेस में मध्य प्रदेश से ही लूंगी। ओके, मतलब एनजीओ वहाँ पे, तो आप वहाँ वर्किंग हैं? हाँ, मैं वहाँ पे वर्किंग हूँ। अभी छुट्टियों के लिए घर आई। ओके। सो पर्पस क्या है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का? पर्पस ये है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था डिजिटल मार्केटिंग में। मतलब कंटिन्यूसली मेरे जो फ्रेंड्स ग्रुप था वो भी थोड़ा इस बैकग्राउंड में था। वो लोग डिजिटल मार्केटिंग मतलब हमारे फाउंडेशन का डिजिटल मार्केटिंग वो लोग संभालते थे। उसके बाद उनसे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, उनसे बातचीत चली तो एक वो आया इंटरेस्ट उधर से। फिर एक करियर शिफ्ट करने का सोचा कि नहीं, अब थोड़ा करियर शिफ्ट करते हैं, बिकॉज जो मेरी जॉब है वो सब रिमोट एरियाज में ही होती है। और मुझे अब रिमोट एरियाज में रहना नहीं है। तो मतलब कहीं शिफ्ट करना है तो व्हाई नॉट डिजिटल मार्केटिंग। बट अगेन फिर एक वो आया कि कुछ कोडिंग ना सीखनी पड़े या कुछ हैवी टेक्नोलॉजी ना हो। दो मैं डरती नहीं हूँ हैवी टेक्नोलॉजी सीखने में, बट स्टिल एक नया शुरुआत करना जल्दी से, वो आई थिंक फिर डिजिटल मार्केटिंग एक लाइन थी जहाँ पे आपको नई कोडिंग्स और उन सब के साथ नहीं जाना था। तो एक वो था, दो रीजंस थे बेसिकली। ओके। सो मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह ने भी सजेस्ट किया आपको, राइट? हाँ। सो सब वर्किंग है आज के टाइम पे? हाँ, सब वर्किंग है। चलो, ठीक है। सो कितना टाइम हो गया आपको एमपी गए हुए, मतलब वहाँ जॉब वगैरह स्टार्ट किए हुए? मुझे 3 साल हो जाएंगे जून में। ओके। जी। सो यहाँ से आप इतना दूर क्यों गए? मतलब एनजीओज वगैरह तो आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं दिल्ली में। एक्चुअली क्या था कि जब मेरे को इस एनजीओ में जॉब लगी, जॉब नहीं एक्चुअली मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी। उस टाइम पे कोविड का समय था। ओके। तो वहां पे मैंने 6 मंथ की इंटर्नशिप करी एंड देन दे रिक्वेस्टेड मी टू ज्वाइन एज ए एम्प्लॉय। तो ओके। मैं वहां पे ज्वाइन कर गई। और फिर वहां पे सीखने के लिए, मतलब जो मेरी इस लाइन में सीखने का था, वो सब चीजें बहुत सारी मिली। हम्म। और खुद करके एक्सप्लोर करने का बहुत अपॉर्चुनिटीज वो लोग देते थे कि खुद करके देख लो, खुद करके सीखो है। तो एक वो एक इंटरेस्ट वाला एरिया था। उसके बाद फिर रेगुलर प्रमोशंस भी अच्छे अच्छे हो गए मेरे। तो ओके। इसीलिए वहां पे 3 साल रुक गई मैं। ओके। सो कब तक है अभी छुट्टियाँ आपकी? अभी तो मैं मतलब मैं संडे को वापस ट्रैवल करूंगी ओके। एमपी। तो ऐसा। ठीक है। सो टाइमिंग क्या है आपका वहाँ पे? वहां पे मेरा टाइमिंग होगा एक्चुअली 10:30 से 6:30 का ऑफिस का टाइमिंग है मेरा। ओके। सो फिर वहाँ पे फिर कैसे करोगे फिर मैं टाइमिंग? क्लासेस के लिए टाइम निकाल लूंगी। क्लासेस के लिए टाइमिंग निकाल लूंगी। सो बट अकोमोडेशन वगैरह मिल अगर रखा कोई है और वहाँ पे? टाइम, हाँ अकोमोडेशन सब मिला दे रखा है उनकी तरफ से। ओके। सब बस आपको फूड फूड का एक्सपेंस उठाना, बाकी सारे खर्चे सो उनके ही हैं। अकोमोडेशन क्या उसी एरिया में मिला हुआ है या फिर कहीं बाहर है? नहीं, उसी एरिया में उसी मिला हुआ एरिया है। में ना, मतलब कि हार्डली 5 मिनट में घर पहुँच जाओगे? हाँ, आराम से। हाँ, फिर ठीक है, फिर तो ठीक है। नहीं, मेरे को लगा ना कि बीच में फिर घर आओगे टाइमिंग इशू रहेगा। चलो वो तो कोई बात नहीं, बाद में हम देख लेंगे टाइमिंग को। हाँ।
नहीं, चलो अगर कोई और टाइमिंग है तो वो भी बता सकते हो आप, कि अगर लेट नाइट भी हो, मतलब 7-8 बजे के बाद भी हो तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। चलो कोई आपका नहीं, क्या वो तो टाइमिंग है? वो बता देंगे। अभी तो खैर फ़िलहाल लेट इवनिंग बैच चलता है मेरा ऑलरेडी। अच्छा, ओके। बाकी देखते हैं आगे चल के। अभी तो हो आप ना यहाँ पे, उसके बाद आगे देखते हैं किस तरीके से कैसे टाइमिंग इधर उधर तो हाँ हो हाँ, जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। हाँ। सो देखो, इसके अंदर एक चीज़ मैं स्टार्टिंग से आपको बोल के चलता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत हम्म। वास्ट टॉपिक है, ठीक है। ओके। मतलब ये समझ लो कि ये समंदर है, हाँ हाँ। ठीक है। अब इसके अंदर जो चैलेंजेस आपके अंदर आएंगे, इसको आपको ना टाइम देना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ना आपको टाइम बहुत देना पड़ता है और पढ़ना बहुत पड़ता है, ठीक है। हाँ। सो बेसिकली रीज़न ये है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है ना बहुत जल्दी मतलब इवॉल्व होता जा रहा है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि एक टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिंपल सा ये होता था कि वेबसाइट पे एसईओ करना, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता था, ठीक है। जैसे जैसे ओके। टाइम निकलता गया तो चीज़ें इसके अंदर और ऐड ऑन होती गई, ठीक है। हाँ तो हाँ। आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, सोशल मीडिया से लेके सब कुछ, ठीक है। ओके। तो कहने का मतलब सिंपल से इतना ही है कि यहाँ पे ना चीज़ें बहुत जल्दी इवॉल्व होती है, बहुत जल्दी अपडेट्स आने लग जाते हैं, ठीक है। तो हम्म। आपको हमेशा अपने आप को अप टू डेटेड रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ कई बार ये चीज़ चैलेंजेस आती हैं। अब जैसे सपोज मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, अब वही टॉपिक मैं किसी दूसरे बैच में पढ़ा रहा हूँ 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद यूजुअली, तो हम्म। काफ़ी सारे इस बीच में 2 महीने के अंदर अंदर ही ना काफ़ी सारे चेंजेस उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अप टू डेटेड रहना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये है कि क्योंकि देखो एक टाइम ड्यूरेशन है उसका भी, कोर्स का भी, ठीक है। हमें उस टाइम ड्यूरेशन हम्म। के अंदर सारी चीज़ें आपकी कवर करवानी है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आप ठीक। कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सीखने वाले हो, ठीक है। अब ठीक है। ह्यूमन ब्रेन है, कंप्यूटर तो है नहीं कि डेली बेसिस पे आपको पढ़ाया और आप डेली हर चीज़ को माइंड में रख लोगे, ऐसा होगा नहीं, हम्म। ठीक है। तो अपने लिए जो भी आपको बेस्ट वो लगे। एक सेकंड, सर का फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, 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 हेलो। हाँ मनमोहन, आवाज जी। आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है, आवाज़ आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्वाइन कर लिया ना। हाँ हाँ कर हाँ, लो। सेशन जो है इनका शौर्य का एकदम बेसिक से यार लेके चलना है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक ओके है सर, ना। ठीक है, ठीक है। और काफी नॉन में है मेरे, ठीक है ना। ओके, और इनका 1-to-1 ही रहेगा, पूरा जो बैच रखना है ये हमें, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो जो भी क्लासेस के लिए डेली बेस का जो लिंक होगा वो लिंक इनको आज आप शेयर कर देना, ठीक है ठीक ना। है, ठीक है, ठीक है। मतलब एकदम बेसिक से लेके जाना है जॉब के पर्पज से जो है पूरी चीजों को, ठीक है ना। हाँ, तो उसको तरीके से आप लेके चल रहे हैं इसको पूरा, ठीक है ठीक है ना। सर, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है थैंक शौर्य, यू भैया। अच्छे से है ना। हाँ भैया। ठीक है ठीक है, भैया। ठीक, ओके। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, वो आज मैं आपको जी। पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ मतलब इसके अंदर कोई साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। मतलब कि कोई भी, मतलब इवन आज के टाइम पे तो अगर 10th के बच्चे को भी पढ़ाऊँगा ना, तो उसको भी सब कुछ समझ हम्म। में आ जाएगा। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, अभी हम उनके बारे में भी बात करेंगे आगे। जी। तो बेसिकली हर दिन आप कुछ नया यहाँ पे सीखने वाले हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, उस चीज़ को आपको बार 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 रिपीट करना पड़ेगा। मतलब मैंने आज जो आपको चीज़ बताई, आप एटलीस्ट 4-5 दिन तक उस चीज़ को कंटिन्यू पढ़ोगे, तब जाके वो आपके माइंड में फिट होगी, ठीक है। पढ़ाते समय हम्म। आपको सब कुछ ईजी लगेगा क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बट वो होता है ना कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो यूजुअली बच्चों को जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या होता है कि वो पुराना भूल जाते हैं, क्योंकि वो पुराने पे फोकस नहीं करते। वो नई चीज़ों हाँ। पे फोकस करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, बट वो पुरानी चीज़ों को ना रिवाइज नहीं करते, हम्म। राइट। और वो धीरे 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 क्या होता रहता है, नई चीज़ तो उनके दिमाग में चलती रहती है, पुरानी चीज़ें स्किप होती रहती हैं, हाँ। ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि बच्चों को जहाँ पे चैलेंजेस फेस, मतलब जहाँ पे वो चैलेंज फेस करते हैं, वो चीज़ मैंने आपको एडवांस में पहले ही बता दी है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ख्याल रखना कि जो चीज़ भी चल रही है उन चीज़ों को रिपीट करते रहना। ऐसा नहीं है कि हम नई चीज़ पे पहुँच गए तो पुरानी चीज़ आप छोड़ दोगे, उनको भी साथ में लेके चलते रहना आपको पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तीन ठीक से है। चार महीने तक।
ओके। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी लैपटॉप तो होगा ना आपके पास? हाँ, मेरे पास लैपटॉप है। अच्छा, मुझे ये भी पूछना था कि लैपटॉप किस टाइप का, क्योंकि अभी मैं क्रोमबुक से चला रही हूँ। कोई भी आ, कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट चाहिए और हम्म। अपने को लैपटॉप चाहिए। कोई कॉन्फ़िगरेशन की वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी चीज़ करेंगे वो सब ऑनलाइन करेंगे। मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे नहीं स्पेशल डाउनलोड करेंगे कि भाई हमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत फास्ट चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे ठीक हमें है। सिर्फ इंटरनेट फास्ट चलना चाहिए, दैट्स इट बस। ठीक ठीक है। है। क्रोम बुक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसके अंदर होगी सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसा हम कुछ यहाँ पे यूज़ ही नहीं करने वाले कि हमें मतलब हाई क्वालिटी की कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप जो है वो चाहिए। बस ये है, थोड़ा सा हम्म। लैपटॉप ठीक चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होना चाहिए, इंटरनेट ठीक होना चाहिए, दैट्स इट बस। इससे ज़्यादा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो कोई इश्यू नहीं आएगा आपको इस चीज़ को लेके। है। ठीक ओके। है, बस ये है कि लैपटॉप में ही जो है वो यूज़ करना हमेशा। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। सो आई होप स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको। हाँ, दिख रही ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है हमारा यहाँ पे, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो है। हम्म। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे हम एक यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। एक दो हम्म। क्लासेस आपकी ओवरव्यू के अंदर ही निकलेगी। ओवरव्यू क्या है कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या उसका फ्यूचर है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे आप अगले 3 से 4 महीने के अंदर क्या क्या चीज़ें आप सीखने वाले हो, कौन कौन से मॉड्यूल आप सीखने वाले, उन मॉड्यूल्स का ओवरव्यू होगा, ठीक है। मतलब मैं सारे ही मॉड्यूल्स के बारे में आपको एक ब्रीफ दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि ओवरव्यू के टाइम पे आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि एक ओवरव्यू करना, ठीक है, उसके बारे में हम्म। डिस्कशन होगा जस्ट, और कुछ नहीं होगा। बाकी उसके बाद हर टॉपिक के बारे में इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें करेंगे। बट अभी इनिशियल स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू होगा, ताकि इन फ्यूचर जब हम 2-3 महीने में जब हम उन टॉपिक्स के ऊपर आएँ तो एटलीस्ट आपने सुना हो चीज़ों के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग में ये मॉड्यूल होते हैं, ये अच्छा ये किस चीज़ के लिए होता है, ये किस चीज़ के लिए होता है, एक आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। हम्म। बाकी करेंगे सारे टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस में, ठीक है। सो अभी जो 1 2 3 दिन जो क्लास रहेगी वो जस्ट एक ओवरव्यू की रहेगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझ में ना भी आएँ, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, आपको बस एक ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना है, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ हाँ। पे हम टू वे कम्युनिकेशन होगा, कुछ मैं आपसे चीज़ें पूछूंगा, आपको जो कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन रखेंगे दोनों, ठीक ठीक है। है। सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो हम्म। सबसे पहले जो यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि जो बेसिक है वो पता होना बहुत ज़रूरी है, हम्म। ठीक है। एक सेकंड, पैड ही ओपन कर देता हूँ। चलो जब तक ये कनेक्ट हो रहा है, अच्छा आप मुझे बताओ कि एक सेकंड, सो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, आपके अकॉर्डिंगली डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अ, तो अगर हम इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक आते हैं मार्केटिंग एंड डिजिटल। मार्केटिंग किसी चीज को सेल करना, उसकी मार्केट करना, उसको बहुत से लोगों तक रीच करना, ताकि अ, वो उस प्रोडक्ट का मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में जान पाए, और अगर इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में खरीद उसको खरीद सके, या
उसको यूज कर सकें, तो उसको मार्केटिंग में डालेंगे हम। और डिजिटल, जो हम किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को या अपने सर्विसेज को मार्केट करने के लिए, तो वो डिजिटल मार्केटिंग होगा। एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे सेल का बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, बस आपने जो सेल बोला, प्रोडक्ट को सेल हम्म। करना, वो थोड़ा सा गलत था। देखो मार्केटिंग का ओके। मतलब क्या होता है, अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज की प्रेजेंस हाँ। को ऑडियंस तक लेके जाना। ठीक है, ओके। मैं दैट मीन्स कि यहाँ पे मार्केटिंग का मतलब सिंपल सा ही होता है। हमारा मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सामान को बेचना। मार्केटिंग, सेल्स जो है वो मार्केटिंग के बाद आता है। मतलब कि पहले किसी भी चीज़ की मार्केटिंग होती है, उसके बाद उसकी सेल होती है। ठीक है, तो हम्म। सेल से पहले का जो प्रोसेस होता है उसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। और मार्केटिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो उस समय मार्केटिंग का हमारा पर्पस ये नहीं होता कि उस सामान को उस समय हमें बेचना है। मार्केटिंग का पर्पस हमारा ये होता है कि हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ इस तरीके से करनी कि हमें ऑटोमेटिकली सेल मिल जाए। ठीक है, हमारा पर्पस हमेशा ये होता है कि हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें। मतलब कि सिंपल सी फॉर्म में बोलूँ, मार्केटिंग का मतलब क्या है, अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयर करवाना, या फिर लोगों तक अपने ब्रांड को लेके जाना। क्योंकि जब तक लोगों को यही नहीं पता होगा कि इस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तब तक लोग उसको खरीदेंगे कैसे। अगर मुझे लोगों को कुछ बेचना है, तो उससे पहले मेरे को उनको बताना पड़ेगा ना कि मैं क्या बेच रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स या फिर अपनी सर्विसेज की जो भी यूएसपीज़ हैं, जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, जो भी उसके प्रॉफिट्स हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें लोगों को बताते हैं। और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या करते हैं, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम मार्केटिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयर करवाते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ जब हम अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिर अलग अलग डिजिटल चैनल्स के थ्रू जब हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया आपका मोबाइल, ठीक है, हम्म। लैपटॉप हो गया, ठीक है, टैबलेट हो गया, या फिर अपना यहाँ पे डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स को जब हम यूज़ करके अलग अलग चैनल्स के थ्रू, यानी कि अलग अलग जो चैनल्स हैं, वो कौन कौन से चैनल्स हैं, जैसे कि आपका वेबसाइट हो गया, ठीक है, हम्म। गूगल हो गया, ठीक है, यहाँ पे ईमेल्स हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपका सोशल मीडिया आ गया, एंटायर सोशल मीडिया हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये अलग अलग चैनल्स हैं, मल्टीपल चैनल्स होते हैं। ठीक है, इनके थ्रू जब हम इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, एक्चुअल में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल डिजिटल मार्केट। मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, आई ओके। होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा, डिजिटल मार्केटिंग किसे बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे हम्म। पूछता भी ना सिंपल सी लैंग्वेज में कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, सो बेसिकली उनको आपको यही बताना है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, जब हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज की मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं, उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, एकदम ठीक है। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में ये इसकी डेफिनेशन हो गई। हम्म। ठीक है, तो वो होता है डिजिटल मार्केटिंग। अब उसके बाद देखो बात आती है यहाँ पे, देखो मार्केटिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मार्केटिंग करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, अब हम्म। मार्केटिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले के टाइम पे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं की जाती थी। क्यों नहीं की जाती थी, पहले के टाइम पे क्या होता था कि कंपटीशन लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता था। अगर कोई एक ब्रांड बना हुआ है ना, तो वो ब्रांड हमेशा वही रहता है, मतलब उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था पहले के टाइम पे। ठीक है, तो हम्म। उसको मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब सपोज़ करो कि मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो मुझे मार्केटिंग करने की ज़रूरत क्या है, मैं अकेला तो खड़ा हूँ मार्केट में। ठीक है, तो हाँ। जैसे जैसे लोग चीज़ों के बारे में अवेयर होना शुरू हुआ, हर चीज़ में कंपटीशन आने लग गया। ठीक है, हम्म। आज के टाइम पे अगर आप एक डिटर्जेंट पाउडर लेने जाते हो मार्केट में, तो मल्टीपल ब्रांड्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। अब हाँ। अगर वो मल्टीपल ब्रांड्स अपनी अपनी मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो हमें उनके बारे में पता कैसे चलेगा। जी। ठीक है, तो इसीलिए मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है।
अगर आपको अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विसेज को सेल करना है तो आपको उसके बारे में लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले के टाइम पे जो होता था वो क्या होती थी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, ठीक है। हम्म। ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं हम लोग? ट्रेडिशनल वर्ड टू माउथ। वर्ड टू माउथ, एग्जैक्टली। हाँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती थी? वर्ड टू माउथ, मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर, कि पहले के टाइम पे क्या होता था, एक सेल्स पर्सन होता था, वो डोर टू डोर जाता था, वहाँ पे जाके अपने हम्म। प्रोडक्ट के बारे में बताता था और उसको बेचने की कोशिश करता था। तो वो क्या है, वर्ड हम्म। टू माउथ ही तो है एक तरीके से। तो वो ट्रेडिशनल तरीका हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना बूम पे है, क्यों इतना डिमांड पे है, क्यों, मतलब कि आप एक प्रोफेशन, मतलब आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने, मतलब कि 10-10, 15-15, 20-20 साल का प्रोफेशन छोड़ के अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। आप तो फिर भी बहुत जल्दी आ गए हो। मैंने लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे पे पढ़ाए हैं जो 15-15 साल, 20-20 साल, मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे हैं, ठीक है, एंड मार्केटिंग कर रहे हैं, वो अब डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा हम्म। है, क्यों लोग धीरे धीरे जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे क्यों इतना बूमिंग पे जा रहा है? देखो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे जो है ना, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हुआ करती थी, ठीक हम्म। है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब क्या है, माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग, ठीक हम्म। है। अब माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अब सपोज़ करो कोई पर्सन जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, एंड उसको सपोज़ करो मुंबई में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, हाँ। तो कैसे करेगा? वो क्या करेगा, मुंबई जाएगा, वहाँ पे अपनी एक ब्रांच ओपन करेगा, भले ही छोटी सी ब्रांच ओपन करेगा, वहाँ पे 4 से 5 अपनी टीम बिठाएगा, फिर वो टीम जो है उस लोकल एरिया के अंदर अंदर क्या करेगी, मार्केटिंग करेगी। तो बिल्कुल। कितना पैसा खर्च हो जाएगा? बहुत सारा। बहुत लाखों सारा। में। और हाँ। आज के टाइम पे वही चीज़ जो है आप दिल्ली पे बैठे बैठे वर्ल्ड वाइड जो है टारगेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। अगर आपके प्रोडक्ट में इतना दम है, आप उसको वर्ल्ड वाइड चैलेंज कर सकते हो, हम्म। ठीक है। तो जी। बेसिकली क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो थी उसके अंदर क्या होते थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस थे, ठीक है। अब पहले के टाइम पे देखो होता क्या था, पहले के टाइम पे जो होती थी माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग होती थी, हम्म। ठीक है। और किस किस तरीके से मार्केटिंग होती थी जरा उनके बारे में देख लेते हैं। पहले होती थी आपकी रेडियो के अंदर, हम्म। ठीक है। टेलीविजन पर रेडियो, बैनर। आप क्या कहते हैं, अगर आप आज से मैं तो अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले की, 20-25 साल पहले की, तो उस टाइम पे रेडियो बहुत सही चीज़ हुआ करती थी, मतलब कि अगर आप फ्री हो तो आप रेडियो सुन लो। लोग आते जाते कान में रेडियो, गाड़ी चलाते समय रेडियो, हर जगह रेडियो चलता था। और उन हम्म। रेडियोज़ जब हम सुनते थे, एफएम वगैरह सुनते थे, तो उनमें क्या होता था, सॉन्ग्स बजते थे, सॉन्ग्स के बीच में रेडियो जॉकी कुछ बोलता था और फिर बीच में एडवर्टीज़मेंट आने लग जाती थी। किसकी एडवर्टीज़मेंट हाँ। आती थी? ब्रांड्स की तो एडवर्टीज़मेंट आती थी, ठीक है। तो बिल्कुल। लोग रेडियो के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपनी क्या करते थे, मार्केटिंग कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ न्यूज़पेपर, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, पैम्पलेट्स बंटते थे बड़े, न्यूज़पेपर होता था, हम्म। न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता था, पैम्पलेट्स डाल के लोग अपनी मार्केटिंग करते थे, मतलब अपने ब्रांड का, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ थी पहले के टाइम पे हर घर में जाता था। ऐसा कोई सिंगल घर नहीं होगा जहाँ पे न्यूज़पेपर ना चलता हो, हर घर पे न्यूज़पेपर जाता था। तो उसी में लोग हम्म। पैम्पलेट्स डाल के अपनी मार्केटिंग कर लेते थे, ठीक है। तो जी। ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब बेसिकली क्या है कि पहले के टाइम पे ये सारी चीज़ें होती थी क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस थी। अब देखो बात ये भी समझने वाली है कि मार्केटिंग भी वहीं पे की जाती है जहाँ पे ऑडियंस हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो और आप एक ब्लाइंड होके, मतलब एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जो आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट ही नहीं रखती, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मार्केटिंग हाँ। करनी है अगर, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, उसके लिए आपके क्या चाहिए, आपको ऑडियंस चाहिए, ठीक है। तो अब ये थी पहले की बातें। अगर मैं आज की बात करूँ तो ऑडियंस कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे, ठीक है। आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों को कुछ भी इस लाइक की न्यूज़ जो होती थी वो क्या करते थे,
कि भाई दिन निकल जाता था, अगले दिन न्यूज़पेपर आता था, फिर उसके बाद हम उसमें जो है वो पुरानी न्यूज़ पढ़ते थे। आज के टाइम पे हम्म क्या होता है, आज के टाइम पे अगर एक छोटी सी भी खबर कहीं से आपके कान में पहुंच गई, तो उसको ब्रीफ में जानने के लिए आप क्या करते हो, सीधे गूगल पे टाइप करते हो, कुछ भी हो रहा है देश दुनिया में, वो 5 मिनट बाद आप गूगल पे टाइप करो, आपको ब्लॉग्स की फॉर्म में फुल डिटेल के साथ पूरी न्यूज़ मिल जाती है हम्म इंस्टेंटली। मतलब जो लोग पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ब्लॉग्स पढ़ना शुरू कर दिया है। ब्लॉग्स पढ़ने ठीक के है, लिए। ब्लॉग्स जा रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने ब्लॉग्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाँ देखो पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, रेडियो सुनते थे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, इतनी सारी स्पॉटिफाई से लेके जियो सावन, पता नहीं दुनिया भर की एप्लीकेशंस आ गई हैं। कौन सुन रहा है आज के टाइम पे रेडियो, कोई भी नहीं सुनता। हम्म अब बस ये सुना जाता है, लोग गाड़ी चलाते समय अपना थोड़ा बहुत सुन लेते हैं तो सुन लेते हैं, अदरवाइज़ रेडियो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो हम्म क्यों, क्योंकि भाई उस टाइम पे क्या होता था, रेडियो में क्या हो रहा है, सिंपल सा बंदा है, वो एक गाना आ रहा है, मतलब 5 मिनट तक चीज़ें चल रही हैं, रेडियो जॉकी अपना बोल रहा है, बीच में कुछ एडवर्टीजमेंट आ रही है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक गाना आ जाता था, और वो भी पसंद हो या ना हो हमें सुनना पड़ता था। फिर दूसरे गाने हाँ के लिए फिर 10 मिनट 15 मिनट तक वेट करो, कहाँ है लोगों के पास इतना पेशेंस। आज के टाइम पे इतनी सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस हो गई हैं, स्पॉटिफाई हो गया, लोगों के फ़ोन में है, जब जो मन कर रहा है वो गाना सुन रहे हैं, यूट्यूब है, जब मन जो मन कर रहा है उस गाने को देख ले रहे हैं। ठीक है, हम्म क्योंकि इंटरनेट बहुत सस्ता हो चुका है। तो बेसिकली जो रेडियो वाली ऑडियंस है वो कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, एप्लीकेशंस वगैरह इन चीज़ों पे आ गई है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारी ऑडियंस है वो धीरे धीरे कहाँ जा रही है, वो सारे के सारे धीरे धीरे जो हैं टाइम के साथ जो है उनके प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि वो वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है लोगों का। मतलब कि सारी हाँ ऑडियंस तो यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर सारी ऑडियंस यहाँ पे आ चुकी है, तो अगर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अगर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग करें, वही तो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में। इसीलिए तो आज हम्म के टाइम पे इतना ज़्यादा बूमिंग पे हो गई है सारी चीज़ें। डिजिटल मार्केटिंग हर बंदा सीखना चाह रहा है, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल डिजिटलाइज्ड हो चुकी है पूरी तरीके से। अब वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, आज से 10 साल पहले अगर आप जाओगे तो गूगल पे एसईओ करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता था। सोशल मीडिया तो दूर दूर तक था ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। कब हम्म आया, जब इंटरनेट सस्ता हुआ, लोगों ने इंटरनेट का यूज़ करना शुरू कर दिया। हम तो ज़माने के जिस टाइम पे कैफ़ेज़ में जाके हम फेसबुक यूज़ करते थे। हम्म ठीक है, आज के टाइम पे हर बंदे के मोबाइल पे है, हर पर्सन के बिल्कुल पास आज के बाद मोबाइल है। 14 साल से स्टार्ट हो जाता है बच्चों के हाथ में मोबाइल आना। 14 साल से ऊपर के बच्चे के पास अपना सेपरेट मोबाइल होता है आज के टाइम पे। तो बेसिकली क्या है, तो इसी वजह से जो है इंटरनेट का एक्सेस जो है, यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया, जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे इतना ज़्यादा बूमिंग पे है, क्योंकि ऑडियंस ही 24 घंटे वहाँ पे बैठी हुई है। तो अगर हम्म ऑडियंस वहाँ पे बैठी है, तो उन्हीं प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग के लिए यूज़ करो ना। ठीक है ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि आज के टाइम पे ना डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूमिंग पे हो गया है। लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने से अच्छा मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूँगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल ठीक है। तो यही सारे रीज़न, और भी बहुत सारे मल्टीपल रीज़न है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आप टारगेट ऑडियंस को नहीं ढंग से वो कर सकते, चेज़ कर सकते, है ना। अब मैं माउथ टू हम्म वर्ड की मार्केटिंग कर रहा हूँ, जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उसका किन चीज़ों पे इंटरेस्ट है, मुझे नहीं हाँ पता कि भाई उसको मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है कि नहीं है। बट सोशल मीडिया या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आते, और ये जितने भी चैनल्स हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, सोशल मतलब डिजिटलाइज्ड होके, मतलब हम अपनी टारगेट ऑडियंस बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम्म मतलब इतनी सारी मैट्रिसेस आ गई हैं, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं कि ऑडियंस को ट्रैक करना आज के टाइम पे बहुत ईजी हो गया है। इतना ज़्यादा हो गया कि मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं मेल को टारगेट करना चाहूँ तो मेल को कर सकता हूँ, मैं किस एज जेंडर को टारगेट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ बड़े प्यार से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, हम्म जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू नहीं की जा सकती। ठीक है राइट, सो यही सारे रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत बूमिंग पे चल रहा है। ठीक है, ओके तो बात करते देखो ये डिजिटल मार्केटिंग हो गया और क्यों ये बूमिंग पे चल रहा है, क्या इसकी
मतलब इम्पोर्टेंस है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा स्कोप के बारे में। इज़ लाइक कि जब भी कोई बच्चा डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करता है ना, सबसे पहला जो उसका डाउट होता है कि वो यही होता है कि ये चलेगा कब तक, मतलब कि हम्म। डिजिटल मार्केटिंग करने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। हम्म। ठीक है, तो इसके स्कोप की अगर हम बात करें, देखो आने वाले टाइम पे नेक्स्ट 40 to 50 ईयर्स तक कहीं नहीं गया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, बस हम्म। टाइम के साथ इवॉल्व होता रहेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बताया, आज से 10 साल पहले सिर्फ वेबसाइट को रैंक करवाना, एसईओ करना ही डिजिटल मार्केटिंग होता था। एडवर्टीज़मेंट चलाना गूगल के अंदर, वो डिजिटल मार्केटिंग होता था। उसके अलावा हम्म। कुछ नहीं होता था। आज के टाइम पे ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गया। मोबाइल मार्केटिंग आ गया है। आप पे सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इसके अंदर आ चुके हैं। क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे इवॉल्व भी तो होता जा रहा है ना चीज़ों को। मतलब चीज़ें हाँ। यहाँ पे क्या हो रही है, इवॉल्व होती जा रही हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग आगे चल के और इवॉल्व होता रहेगा, चीज़ें इसके अंदर और ऐड ऑन होती रहेंगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, बस चीज़ें इवॉल्व होती रहेगी, आपको बस अपने आप को अप टू डेट रखना है टाइम के साथ। ठीक है, तो ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग स्कोप की अगर मैं बात करूँ, देखो आज के टाइम पे ना एक पान वाला है ना, उसको भी पता है कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, देख रहे हो ना हाँ। आज के टाइम पे, वो क्या नाम था उसका, डॉली की टपरी, चाय वाला ही तो था। कैसे हाँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू फेमस हुआ, इतना फेमस है, बिल गेट्स से मिल रहा है, और आज के टाइम पे देखो तो नई नई गाड़ियाँ खरीद रहा है। कैसे हम्म। पॉसिबल हुआ है, इन्हीं चीज़ों से तो पॉसिबल हुआ, और लोग ये चीज़ें देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाई अगर हमारा छोटा सा भी एक प्लेटफॉर्म है, मैं छोटे से, अब ये जो फूड ब्लॉगर हैं, देख रहे हो ना कि मतलब एक बंदे को फेमस कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। अभी वो दिल्ली में एक वड़ा हम्म। पाव बेच रही थी लड़की, उसको फेमस कर दिया, है ना। और अब उस क्या है, हम्म। उसके सब वो बिना लाइसेंस वगैरह के काम कर रही थी, एमसीडी वालों ने सब उसका उखाड़ फेंका। ठीक है, हम्म। तो क्या है, कैसे पता चला लोगों को इसके बारे में, जो फूड ब्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया इंटरनेट के थ्रू ही तो सारी चीज़ें हुई ना। हाँ। देखते ही देखते उसके वहाँ कितनी भीड़ लग गई। तो अब ये सबको पता चल चुका है ये सारी चीज़ें कि भाई ये सोशल मीडिया में बहुत पावर है। अगर गलती से आप फेमस हो जाते हो तो जो आपने पिछले 10 साल में नहीं करा ना, आप 1 साल में कर सकते हो उतना कुछ इसके अंदर। हम्म। सो बेसिकली इसीलिए आज के टाइम पे हर बंदे को डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग की। अब हर बंदे को आती भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। हाँ। एक डार्क रियलिटी आपको बता रहा हूँ, मार्केट में 100 डिजिटल मार्केटर होंगे, जिसमें से 10 को ही एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग आती होगी। 90% हम्म। जो है वो सिर्फ नाम के डिजिटल मार्केटर हैं। दे डोंट नो हाउ टू परफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू SEO, हाउ टू परफॉर्म गूगल एड्स। दे डोंट नो, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, बस वो नाम के डिजिटल मार्केटर हैं। ठीक है, तो आप ढूंढने निकलोगे तो एक्चुअल में 10 ही लोग होंगे जो डिजिटल मार्केटर होंगे, भीड़ बहुत हो चुकी है। ठीक है, हम्म। सो बेसिकली अब लोग खुद तो ये चीज़ें कर नहीं पा रहे, तो बेसिकली हाँ। उनको किन की ज़रूरत पड़ती है, उनको पड़ते हैं डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, आप आज के टाइम पे देख रहे हैं जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, लोग बोलते हैं, एक यूट्यूबर है, नाम याद नहीं आ रहा उसका, मैंने इंटरव्यू भी देखा था, और जो एक्चुअली में है कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब के थ्रू बहुत वो अर्निंग कर रहा है, बट एक्चुअल में वो अर्निंग करने के लिए ना वो बहुत पैसा स्पेंड कर रहा है अपनी टीम के ऊपर। उसके बाद ना पूरी प्रॉपर हम्म। डिजिटल मार्केटर की टीम होती है 10 से 15 लोगों की, जो मिल के ना उसके लिए काम कर रहे होते हैं। वो भी तो सैलरी लेके काम कर रहे हैं, फ्री में तो कोई काम नहीं कर रहा होगा। हम्म। ठीक है, तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जितने भी फेमस हुए, वो खुद थोड़ी ना करते हैं सारी की सारी चीज़ें। इनके पास हाँ इनिशियल स्टेज में इन्होंने खुद स्टार्ट किया हुआ होता है, बट अब इनके पास सबके पास टीम है डिजिटल मार्केटिंग की, हम्म। और अच्छा अच्छा खासा इनको पे करते हैं डिजिटल मार्केटर्स को ये लोग, क्योंकि उनके थ्रू ही वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो हर पर्सन को आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँ इसके स्कोप की, तो आज के टाइम पे पान वाला, चाय वाला, या फिर एक परचून की दुकान है, कुछ भी है, छोटे से लेके बड़े से बड़े बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें इतना दम है कि वो अपनी ना
एडवर्टीजमेंट टीवी में दिखा के भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि लोग टीवी से भी धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। कौन देखता है हाँ। टीवी आज के टाइम पे? मुझे लगता है ना टीवी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खाना खाते समय यूज़ की जाती है बस, और बंदा खाना खाने में कितना टाइम लगाता है, 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। ठीक है, तो कुछ एक टाइम ऐसा भी आएगा कि धीरे 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 टीवी भी दिखने बंद हो जाएंगे। अब स्मार्ट टीवी तो आने लग ही गए हैं मार्केट में, है ना, तो धीरे धीरे हाँ। टीवी भी बिकने बंद हो जाएंगे। राइट। बिल्कुल। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ देखो इसके स्कोप की, तो बहुत सही स्कोप है, और मार्केट में आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ डिजिटल मार्केटर की बहुत डिमांड है, अगर वो एक्चुअल डिजिटल मार्केटर है तो। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे क्या कर सकते हो, अर्निंग यहाँ पे अपनी बना सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो कभी भी इस डाउट के साथ स्टार्ट मत करना कि यार मैं इसको कर लूँगी तो कुछ फ़ायदा होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यही, इतनी बेसिक चीज़ हो गई ना आज के टाइम पे, स्कूल पे भी सिखाई जा रही है। मतलब आज के टाइम पे स्कूल लेवल पे ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग। मतलब ये तो बेसिक नीड है, हर किसी को आनी चाहिए, और ये तो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा एड ऑन, एक्स्ट्रा स्किल्स आपके अंदर आ गए हैं। आप चाहो तो जो स्किल्स जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहीं पे जॉब करते करते आप इस स्किल्स को भी यूज़ करके और एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो आपको इसी पे जॉब करना है, आप फ्रीलांसिंग में भी यहाँ पे काम कर सकते हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सही स्कोप है, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ना आप जॉब भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, और आप अपनी खुद की एजेंसी भी ओपन कर सकते हो। बाकी ऐसा मतलब ये लगा के चलो ऐसा कोई प्रोफेशन है नहीं जिसके अंदर मतलब आप इतनी अच्छी तरीके से उस प्रोफेशन में आप जॉब करते करते ना फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो उसका तो बैन है क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो नहीं कर सकता। अब मैं अगर बात करूँ एक नर्स की, तो वो है उसके पास ऐसा स्कोप कि कल को कुछ फ्रीलांसिंग कर सकती है, अपना कुछ सेटअप नहीं। ओपन कर सकती है, हम्म। नहीं कर सकती, है ना। तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिन पर आप सिर्फ जॉब पे ही रह जाते हो ज़िंदगी भर, आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं कर पाते हो। बट ये एक ऐसा फील्ड है ना, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग। आप देखोगे ना अगर डिजिटल मार्केटर को, तो 90% डिजिटल मार्केटर जॉब के साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहा होता है। ठीक है, और एकदम सही तरीका है। बाकी प्रोफेशन पे आप जाओ तो आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आप सेकंड इनकम जो है वहाँ पे अर्न कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आप खुल के कर सकते हो अपनी सेकंड इनकम जो है जनरेट। हाँ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो थी वो स्कोप्स वगैरह हैं जिसके बारे में मैंने इसको बात करा। सो आई होप थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा चीज़ों को सुन के कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हो तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है। कि जो भी स्किल्स आप यहाँ पे सीखोगे वो आपको इन दी एंड फ्यूचर में लाइफ में काम ही आएंगे, वेस्ट कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, इसके स्कोप के ऊपर हमने बात कर ली। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब हम आते सीधे पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे अब आप आने वाले 3 से 4 महीने में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो। ठीक है, तो कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक ओवरव्यू टाइप का इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, अब वैसे तो मोर देन 60 मॉड्यूल्स इसके अंदर आएंगे, बट हम कुछ मेजर मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग करेंगे मेजर मॉड्यूल्स के बारे में बात, कि कौन कौन से जो है मेजर मॉड्यूल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला मॉड्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है हमारा, मतलब मैं सीक्वेंस से बताऊँगा कि सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, ऐसा सीक्वेंस मतलब लेके चलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे ठीक है। पहला मॉड्यूल हमारा होगा वो होगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग का।
ठीक है, वेबसाइट ठीक है। डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे होगी, क्या होगी, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, अब एक वेबसाइट को बनाने के लिए यहाँ पे देखो, वेबसाइट जो है वो दो तरीके से बन सकती है। अगर मैं बात करूँ एक वेबसाइट की, तो वो दो तरीके से बन सकती है। एक तो बनती है आपकी कोडिंग के थ्रू, ठीक है, और दूसरा आपका बनता है CMS के थ्रू, ठीक है। अब देखो, कोडिंग का मतलब क्या हो गया। देखो, कोडिंग के अंदर क्या आता है कि ना, बेसिकली बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि आपका HTML हो गया, CSS हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, .NET हो गया। ये सारी की सारी ना अलग अलग प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेजेस हैं। मोर देन 10 से ज़्यादा ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग की, जिसके थ्रू जो है आप जो है अपने लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। बट वो लैंग्वेजेस इतनी टफ होती है ना, कि मतलब अगर 100 बच्चे एडमिशन ले रहे हो तो उसमें प्रोग्रामर जो है मुश्किल से 5 से 10 ही बनते हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। कोड्स उसके अंदर याद, मल्टीपल कोड्स होते हैं, वो कोडिंग उनको याद रखनी पड़ती है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। मतलब किसी बंदे का बहुत ज़्यादा कैशी माइंड है, शार्प माइंड है, ऐसा बंदा ही सीख सकता है, ठीक है, कोडिंग्स वगैरह। तो कोडिंग के थ्रू जो है वो क्या होता है, वेबसाइट बनाई जाती है, ठीक है। ठीक है। बट यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं वो CMS के थ्रू हम यहाँ पे सीखेंगे। तो CMS की फुल फॉर्म क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करेंगे, क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम। दैट मीन्स कि CMS बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो हमको वेबसाइट क्रिएट करने के लिए अपनी वेबसाइट में क्या क्या चाहिए होता है, हम वहाँ पे कंटेंट डालते हैं। कंटेंट कैसे डालते हैं, इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, हाँ। वीडियोस की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में आप अपनी वेबसाइट पे क्या करोगे, कंटेंट डालोगे। उस कंटेंट को मैनेज करना ही, जो जो चीज़ उस कंटेंट को मैनेज करती है, उसी को हम एक्चुअली में CMS बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब यहाँ पे देखो, CMS के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि बिना कोडिंग, मतलब कोडिंग का सिंगल कोड भी आपको याद करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती। आप बिना कोडिंग सीखे जो है CMS के थ्रू अपने लिए खुद के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अपने लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक प्रोफेशनल टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो कि एक डेवलपर ही बता सकता है कि वेबसाइट कोडिंग पे बनी है कि वर्डप्रेस पे बनी है। एक जो नॉर्मल पर्सन जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो नहीं बता सकता कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे फ्रीलांसिंग में ये मेरा एक क्लाइंट है जिसकी मैंने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट है, ये पूरी की पूरी जो है आपकी उस पर बनी हुई है, कोड वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, हाँ। ठीक है, पूरी वेबसाइट। तो मतलब जो एक प्रोफेशनल डेवलपर है ना, वो ही बता पाएगा कि वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई थर्ड पर्सन नहीं बता पाएगा ये कोडिंग पे बनी हुई है कि वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो मतलब आप इस प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट जो है इसके अंदर बना सकते हो, इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है, CMS के अंदर। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। आपको कोडिंग वोडिंग कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं CMS की। तो CMS भी ना बहुत सारे हैं, मतलब आज के टाइम पे पर मल्टीपल CMS हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस हो गया जैसे कि, ठीक है, जुमला हो गया, ठीक है, इसी तरीके से विक्स हो गया। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब कि CMS भी बहुत सारे हैं, बहुत तरीके के CMS हैं, ठीक है। मोर देन 20 CMS ठीक हैं है। इस टाइम पे, ठीक है। हम जो सीखेंगे बनानी, वो सीखेंगे वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस क्या है, सबसे पुराना और सबसे बेस्ट CMS होता है, मतलब बिल्कुल ईजी। मतलब बाकी के CMS भी हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एज अ बिगिनर अगर किसी को स्टार्ट करना है वेबसाइट बनाना, तो वर्डप्रेस से अगर वो स्टार्ट करेगा तो वो बाकी के प्लेटफॉर्म पे भी बना लेगा, क्योंकि वर्डप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है सबसे ईजीएस्ट और सबसे अच्छा मतलब माना जाता है। और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा वेबसाइट भी वर्डप्रेस के ऊपर ही बनती है, ठीक ठीक है। है। तो अब आने वाले टाइम पे देखो, वर्डप्रेस और मतलब
30 to 40% जो वेबसाइट आज के टाइम पे वर्ल्ड में है वो सारी की सारी वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई है, ठीक है। धीरे धीरे क्या है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने का क्रेज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, देखो कोडिंग से बनी हुई वेबसाइट वैसे तो बेस्ट वही होती है, जो कोडिंग के थ्रू जो वेबसाइट बनी हुई होती है वही बेस्ट होती है, बट आज के टाइम पे हर किसी को तो कोडिंग नहीं आती ना, तो आप हाँ वर्डप्रेस पे भी अपने लिए एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट बना सकते हो। तो देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, डिफरेंस सिर्फ सिंपल सा इतना सा होता है कि कोडिंग की वेबसाइट को रैंक कराना थोड़ा सा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस, ठीक है। एक ये आपको डिफरेंस इसके अंदर मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से अगर मैं देखूँ तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से कोडिंग की वेबसाइट जो होती है वो ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है वर्डप्रेस के अकॉर्डिंगली, बट ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस में बहुत सारे ऐसे वो हैं जिनके थ्रू हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को भी क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, अच्छा ओके ठीक है। ठीक है तो यहाँ पे हम इसके अंदर जो है दोनों ही तरीके से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कोडिंग को आप छोड़ देना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, CMS के थ्रू हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है CMS के अंदर भी हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, वर्डप्रेस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं होता, आपको एक डैशबोर्ड मिलता है वर्डप्रेस का, उस डैशबोर्ड के अंदर आप लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ हमें सेटिंग्स मिलती हैं और उन सेटिंग्स को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं और अपने लिए प्रोफेशनल वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक ठीक है। है अब जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक मोबाइल है, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ना हर पर्सन का मोबाइल का स्ट्रक्चर ना कुछ अलग तरीके से होता है, फंक्शनिंग कुछ हम्म अलग तरीके से होती है। अब कई लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को बढ़िया बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग थीम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है तो अलग अलग थीम से उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ना, मतलब कि ऑटोमेटिकली सब कुछ चीज़ें बनी बनाई हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ देखो फेसबुक की, तो फेसबुक चलाने के लिए क्या आपको उसके कोड्स जानने की ज़रूरत होती है कि भैया नहीं फेसबुक की वेबसाइट बनी कैसे है, उसके पीछे क्या कोडिंग यूज़ की हुई है, क्या आपको उसको जानने की ज़रूरत होती है? नहीं फिर भी आप फेसबुक चलाते हो, हाँ अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करके रखते हो, आपको पता है कि प्रोफाइल पे नाम कैसे चेंज होगा, आपको पता है प्रोफाइल पे इमेज कैसे चेंज होगी, आपको पता है कि अपनी प्रोफाइल की सेटिंग कैसे चेंज होगी, सारी चीज़ें पता है आपको, हाँ पता है ना। सेम उसी तक कैसे पता है, क्योंकि सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक एप्लीकेशन बनी हुई है, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी बनी हुई है, आपको बस वो रोज़ रोज़ करते करते आपने सीख लिया फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म की जाती है। बस आप अब क्या करते हो, जब भी आपको फ़ोटो चेंज करनी होती है फटाक से जाते हो और आप सेटिंग पे जाके सारी चीज़ें कर देते हो परफॉर्म, क्योंकि आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है वहाँ पे, है ना। हम्म तो उसी तरीके से वर्डप्रेस के अंदर भी क्या है कि कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, हमें बस उनको परफॉर्म करना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें इसके अंदर ऑटोमेटिकली बनी बनाई मिलती हैं, ठीक है ठीक है। तो CMS के थ्रू, वर्डप्रेस के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या है कि हम किस तरीके से वेबसाइट बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है ठीक है। तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, अपना जो भी उसके अंदर फंक्शनैलिटी, जो भी उसके अंदर वो सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस हमें उनको परफॉर्म करना और कुछ नहीं करना, ठीक है ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, CMS के थ्रू, वर्डप्रेस के थ्रू जो है वो वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अब देखो वेबसाइट भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि ब्लॉग वेबसाइट हो गया, हम्म ठीक है, बिजनेस वेबसाइट हो गई, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ठीक है, LMS हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे LMS मेंबरशिप, क्या है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अभी ओके बताता हूँ इनके बारे में, बताता हूँ। मेंबरशिप वाली वेबसाइट हो गई, ठीक है।
रिज्यूमे वेबसाइट हो गई। तो ये अलग अलग टाइप की इसके अंदर आप ना वेबसाइट बना सकते हो। देखो सबसे पहले देखो ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट कौन सी वेबसाइट हो गई? वो वेबसाइट जो होगी जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। मतलब हाँ। हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, बेसिकली ब्लॉग्स लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट हो गई। ठीक है, जिसके अंदर हम ब्लॉग्स वगैरह ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है बिज़नेस वेबसाइट। ठीक है, अब बिज़नेस वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होगी? बिज़नेस वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होगी जिन वेबसाइट्स के थ्रू हम लोगों को बिज़नेस मिलता है। हम्म। ठीक है, ठीक है। इनके थ्रू हमें क्या मिलता है, हमें बिज़नेस मिलता है। तो बेसिकली बिज़नेस वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि इन वेबसाइट्स पे हम लोग जाते हैं और इन वेबसाइट्स पे जाके हम क्या करते हैं, अपनी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालते हैं और अपना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वहाँ पे डालते हैं कि किसी को भी अगर हमारे बिज़नेस से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए तो वो उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को भरेगा और हमें उसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, हम्म। तो बेसिकली बिज़नेस वेबसाइट का पर्पस क्या होता है, बिज़नेस कलेक्ट करना ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है। वेबसाइट के थ्रू बिज़नेस को प्रमोट करना और बिज़नेस लेना। उसके ठीक है। बाद आता है आपका ई कॉमर्स की वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सारी की सारी क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली वेबसाइट्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पे प्रोडक्ट डले हुए हैं, सर्विसेज डली हुई हैं। अगर कोई प्रोडक्ट मुझे परचेज़ करना है तो मुझे उसके ऑनर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वेबसाइट पे सारी डिटेल डली हुई है। मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूँगा, पेमेंट करूँगा और प्रोडक्ट मंगा लूँगा। ठीक है। ठीक है, तो मुझे किसी से ना बात करने की ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलर हम्म। पर्सन से, और मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर करूँगा और एक्सप्लोर करके क्या कर लूँगा, उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लूँगा। ठीक है। ठीक है, तो वो होती है आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट। उसके अलावा यहाँ पे देखो एल एम एस। एल एम एस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो एल एम एस के अंदर क्या होता है कि ना, जैसे कई आपने देखे होंगे कि इसके अंदर जो है वो लर्निंग वीडियोस जो है वो डाली जाती हैं। लर्निंग वीडियोस। हाँ, लर्निंग वीडियोस वगैरह जो है वो डाली जाती है। जैसे कि कई वेबसाइटों पर आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपनी लर्निंग वीडियोस जो है उसके अंदर डाल देते हैं, फिर उसके बाद उनको सेल आउट करते हैं उन हम्म। वीडियोस को। वो होती है एल एम एस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आती है यहाँ पे देखो मेंबरशिप वाली वेबसाइट। मेंबरशिप वाली वेबसाइट का मतलब क्या है कि ऐसी वेबसाइट जहाँ पे हमें मेंबरशिप परचेज़ करनी होती है। जैसे शादी.com हो गया, क्या है उसके अंदर, ठीक है। आप जाओ मेंबरशिप लो उनकी, उसके बाद अपने मैचेस वगैरह वहाँ पे कर लो। डेटिंग वेबसाइट जो होती है, क्या है, अंदर जाओ वेबसाइट पे अपना लॉगिन करो, अपना अकाउंट क्रिएट करो, उसके बाद मैचेस करो। तो ये ऐसी वेबसाइट जिनके अंदर पहले हमें मेंबरशिप लेनी होती है, वो मेंबरशिप वाली वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, उसके अलावा ठीक यहाँ है। पे देखो रिज्यूमे। रिज्यूमे वाली जैसे कि आपका ये हो गया नौकरी.com हो गया, इंडीड हो गया। ठीक है, इस टाइप की जितनी भी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे हम लोग अपने रिज्यूमे वगैरह अपलोड करते हैं और बदले में हमें जॉब्स वगैरह जो है वो मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं वेबसाइट बनाने के। ठीक है, बट हम जो यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 महीने का कोर्स है, तो हमें 3 महीने 3 से 4 महीने में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो ये जो ऊपर की 3 वेबसाइट है ये बनाना हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट, ये तीनों ही टाइप की वेबसाइट्स किस तरीके से बनाई जाती है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोर्स ठीक ड्यूरेशन है। जो है वो 3 से 4 महीने का, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही तीनों टाइप की वेबसाइट की जाती है। ठीक है, ब्लॉग, बिजनेस और ई कॉमर्स की वेबसाइट। तो वर्डप्रेस के थ्रू हम ये तीनों टाइप की वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड देना। चल, ये हो गया। ठीक है, अब इसी के अंदर देखो ये आप नोट डाउन वगैरह कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं नोट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, अब इसी के अंदर देखो हमें क्या करना है कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए ना दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। चाहे वो हम्म। आप कोडिंग में बना रहे हो, चाहे वो आप एलएमएस के थ्रू बना रहे हो, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं? सबसे पहले आपके पास जो है एक डोमेन होना चाहिए।
ठीक है। अब डोमेन क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट का जो नाम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है भाई, आप कोई वेबसाइट बना रहे हो अपने लिए, तो लोग उस वेब किस नाम से उस वेबसाइट को वो करेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे? कुछ नाम तो होना चाहिए ना। अब आप सपोज बिल्कुल। करो कि आप एक बिज़नेस सेटअप कर रहे हो। बिज़नेस सेटअप करने से पहले जो स्टेप होगा, पहले नाम सोचोगे ना आप अपनी कंपनी का हाँ। सबसे, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम ही आपकी पहचान हम्म। है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक डोमेन लेना पड़ेगा। ठीक है। अब जो डोमेन है वो बेसिकली क्या होता है? वेबसाइट का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि मेरा अब जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो अब जैसे ये मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है? एला ब्लेसिंग स्टोर डॉट कॉम। ठीक है। ये बेसिकली मेरी स्टूडेंट है, हाँ। पास्ट में रह चुकी है, एंड शी इज़ अ नाइजीरियन, आइवरी कोस्ट इनकी कंट्री है। यहाँ पे एम्बेसी में जॉब करती हैं। तो यहाँ से जो है प्रोडक्ट्स वगैरह लेके ना अमेज़ोन वगैरह से वो अपनी कंट्री में सेल करती है। ठीक है। तो ठीक है। बेसिकली ये उन्होंने अपनी जो डोमेन नेम लिया वो क्या है? एला ब्लेसिंग स्टोर के नाम से उन्होंने लिखा है, एला ब्लेसिंग स्टोर डॉट कॉम। ये क्या है? ये इनकी वेबसाइट का क्या है? डोमेन नेम है। ठीक है। तो कभी भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे डोमेन हैं है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक डोमेन नेम की ज़रूरत होती है। ठीक है। जो कि हमारे स्टोर की या फिर हमारी वेबसाइट की पहचान होगा, जो प्रोनाउंस कर ठीक है। सकेंगे हम उस नाम से। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक डोमेन की ज़रूरत होती है। ठीक है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी वो हम्म। है आपका होस्टिंग। ठीक है। अब ठीक है। होस्टिंग क्या होती है इसको समझ लेते हैं। अब होस्टिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सा कि होस्टिंग मतलब कि होस्ट करना। दैट मीन्स कि आपने सपोज करो कि आपने क्या करा कि आप अपने, चलो वो कर रहे हो, आप ही टीचर हो तो कल को आप अपना कोई स्कूल, छोटा मोटा प्ले स्कूल या कुछ भी आप यहाँ पे ओपन कर रहे हो, तो आपने अपने स्कूल का नाम रख लिया, जो भी आपको रखना है, एक्स वाई जेड। ठीक है। अब ठीक नाम है। रख लिया, रजिस्टर करवा लिया उस नाम को। अब ये सब करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा आपका? आपने स्कूल ओपन करना है, आपको सबसे पहले कन्फ्यूजन था नाम क्या रखो, आपने नाम सोच लिया, नाम सोच लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? हम्म? वेबसाइट बनाना। मतलब नाम सोचते हैं, अब सबसे नहीं, पहले रिपीट वेबसाइट करना एक बार बनाएंगे। क्वेश्चन है। मेरा सॉरी, सिंपल आप सा रिपीट क्वेश्चन क्वेश्चन है, कर रहे हो? आपको एक स्कूल खोलना था, प्ले स्कूल। आपने जी। स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं इस नाम से जो है अपना प्ले स्कूल खोलूँगी। नाम आपने जी। एग्री कर लिया, एक्स वाई जेड जो भी आपका है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करोगे? नाम सोचने के बाद मैं उसको रजिस्टर करवाऊंगी पहले। रजिस्टर हो गया, उसके बाद उसके बाद परमिशन सारी जितनी भी होंगी वो लूंगी अपने स्कूल के लिए। वो भी ले फिर लिया। बिल्डिंग तैयार करूंगी। बिल्डिंग कहाँ पे तैयार करोगे? बिल्डिंग जो लैंड मुझे प्रोवाइडेड होगी, और वो लैंड जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होगी, बच्चों के रीच में होगी। एग्जैक्टली exactly. नाम रखने के बाद जो आप सेकंड स्टेप करोगे वो क्या करोगे? सबसे पहले आप एक लैंड लोगे, है ना, जहाँ पे हम्म। स्कूल आपको क्या करना है? ओपन करना है। क्या सिर्फ उस स्कूल का नाम रख लेने से थोड़ी ना स्कूल खुल जाएगा, है हाँ। ना। सेम उसी तरीके से हम वेबसाइट का नाम तो हमने ले लिया, बट अब उस चीज़ को लाइव करने के लिए, मतलब कि उस नाम को लाइव करने के लिए मुझे चाहिए होगी एक होस्टिंग। तो होस्टिंग बेसिकली क्या है? वो स्पेस होता है जहाँ पे, भाई देखो वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट के अंदर कुछ कंटेंट भी तो डालोगे, इमेज की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में कंटेंट डालोगे। तो वो जो भी हाँ। कंटेंट आप डालोगे इंटरनेट के ऊपर, वो सेव कहाँ पे होगा?
जिस जगह पे मैंने अपना स्कूल लिया, वो लैंड। एग्जैक्टली। मतलब कि अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है ना, उस मोबाइल हम्म। फ़ोन पे आप एक फ़ोटो भी क्लिक करते हो ना, तो फ़ोटो क्लिक होने के बाद कहाँ जाती है? गैलरी में। गैलरी के अंदर जाती है। वो गैलरी क्या है? आपके मेरा मोबाइल का होस्टिंग। स्पेस है। वो गैलरी क्या है? आपकी मोबाइल का स्पेस है जहाँ पे जाके वो सेव हो रही है। अगर सपोज करो हाँ। आपके पास 100 GB का मोबाइल है और आपने इतनी, आपके पूरा डेटा फुल हो गया 100 GB, उसके बाद एक आप नई फ़ोटो इमेज क्लिक करते हो तो कहाँ पे सेव होती है फिर वो? फोन की स्पेस में, और स्पेस का नाम गैलरी है। स्पेस तो फुल हो चुका है 100 GB। तो मेमोरी कार्ड में। अरे, मेमोरी कार्ड से लेके सब कुछ जो था आपके पूरे मोबाइल की जो कैपेसिटी थी वो फुल हो चुकी है। अब आप जो फ़ोटो क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगी? पता नहीं। अरे वो सेव ही नहीं होगी आपके मोबाइल फ़ोन पे, क्योंकि स्पेस वो ही नहीं क्लिक है। भी नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको स्टोरेज करने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है। तो हाँ। हर चीज़ के को स्टोर करने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। उसी बिल्कुल। तरीके से आप अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट आप अपलोड करोगे तो उसके लिए भी आपको एक स्पेस चाहिए होगा कि आप कहाँ पे उसको लाइव करके रखोगे उस चीज़ को। उसी को हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। ओके। ठीक है। तो आपने नाम रख लिया, बट आप अपने कंटेंट को सेव कहाँ रखोगे? उसके लिए भी तो आपको किसी ना किसी होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं होगा, आपको होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी, तब जाके आपकी वेबसाइट लाइव होगी। अच्छा, और तो गूगल मतलब जो ये वेबसाइट का जो स्पेस, जो पूरा वो है, उसके अंदर अगर हम लोग जो स्पेस लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, उसे हम होस्टिंग कहते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। ओके। अब ये जो डोमेन और होस्टिंग होता है ये हमको रेंट पे मिलता है। ऐसा नहीं होता कि ये रेंट हमारा पे। परमानेंट होता है। हाँ। अब ठीक है। डोमेन और होस्टिंग, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, साल भर के लिए भी, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम टू टाइम इसको हम बाद में क्या करते हैं, रिन्यू वगैरह करवा देते हैं। ठीक है। ठीक है। भाई देखो, जिस तरीके से आपने स्कूल के अंदर मतलब एक लैंड लेके अपने लिए स्कूल बना लिया, तो वो एक आखिरी ठीक है। खर्चा नहीं होता कि आपने वहाँ पे स्कूल खोल दिया, उसके बाद उसकी मरम्मत, हर टाइम उसका मेंटेनेंस, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस उसके अंदर आते रहते हैं। हाँ। है ना? तो सेम उसी तरीके से होस्टिंग के अंदर भी ये क्या होता है कि थोड़ा सा खर्चा होता है डोमेन और होस्टिंग का, कि आप, हाँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 साल के लिए लेना चाहते हो 1 साल के लिए लो, एंड 2 साल के लेना चाहते हो 2 साल के लिए लो। बेसिकली डोमेन तो 1 साल के से नीचे का नहीं मिलता, बट होस्टिंग भी अलग अलग, वेब अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग प्लान्स होते हैं। होस्टिंग कई कई जगह पे आपको 1 महीने की भी मिल जाती है, 3 महीने की भी मिल जाती है, 6 महीने की भी मिल जाती है। बट ओके। डोमेन यूजुअली 1 ईयर से नीचे का नहीं मिलता है। तो जब हमारा 1 ईयर, जैसे डोमेन का 1 ईयर खत्म हो गया, तो हमें फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है उसको। 1 साल के बाद उसको आपको फिर रिन्यू करवाना और सेम गोज विद होस्टिंग। पड़ेगा। यस। और अगर हमें मतलब ऐसे बार बार रिन्यूअल नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ परमानेंट सोल्यूशन है इसका? परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप एक ही बार में 4 4 5 5 साल की उठा लो उसमें होस्टिंग। ओके। ठीक तो है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो क्या कहते हैं, 4 साल 5 साल बाद आपको खुद से सामने से याद दिलाने लग जाएंगे 1 महीने पहले से कि आपका एक्सपायर होने वाला है, हाँ हाँ। उसको ओके। रिन्यू करवा लो। ठीक है। ठीक है। तो ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था। अभी हम देखेंगे कि डोमेन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, होस्टिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। वो सारी चीज़ें जब हम इस टॉपिक पे प्रॉपर तरीके से आएंगे जब हम सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। सो ये था आपका वर्डप्रेस। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये सारा का सारा जो है वो इसके अंदर आ गया, आपके वेबसाइट वेबसाइट। डिज़ाइनिंग के अंदर आ गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आपका एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन सर्च इंजन। ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कुछ है आइडिया इसके बारे में? मतलब
कहीं से पढ़ा हो अ, या फिर? हाँ, जैसे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब आप कोई वेबसाइट को गूगल, मतलब आजकल जो गूगल सबसे ज्यादा चल रहा है, तो गूगल में सबसे ऊपर रेटिंग में लेकर आना, ताकि जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट सर्च करे तो आपका नाम, आपकी वेबसाइट का नाम, या कोई भी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है तो आपके ही प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट ऊपर को आ जाए एकदम, ऐसा। सपोज अगर हम लोग कोई भी ब्यूटी ब्रांड है, तो और हम कोई सपोज लिपस्टिक सर्च कर रही है तो हमारा ब्रांड का नाम ऊपर आ जाए, हम्म, ऐसा। उसके लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सही बोला? ठीक है। देखो, हाँ बिल्कुल सही बोला। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि SEO क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवाते हैं, यानी कि जो हमारी वेबसाइट की प्रेजेंस है इंटरनेट के ऊपर, उसको हम लोग हम्म। क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है। अब SEO करना क्यों ज़रूरी है? देखो, हम्म। SEO करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूजुअली गूगल का खुद का सर्वे है, जब गूगल पे कोई कुछ भी क्वेरी करता है, ठीक है, तो क्वेरी करने के बाद क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज ओपन होता है, जिसको बोलते हैं हम SER। हम्म। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो गूगल का खुद का सर्वे है कि 90% लोग कभी भी सेकंड पेज पे ना अपनी क्वेरी सॉल्व करने नहीं जाते, उनको पहले ही पेज पे उनको जो भी चाहिए होता है वो उनको मिल जाता है। ठीक है, अब आपके पास एक वेबसाइट है, बट वो वेबसाइट 100वें रैंक पे है, 50वें हाँ। रैंक पे है, तो ऐसी वेबसाइट का होने का कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ। क्योंकि आपकी वेबसाइट 50वें रैंक पे पड़ी हुई है। 50वें रैंक का मतलब होता है कि 5वें पेज पे, एक पेज पे हम्म। 1 से लेकर 10 तक रिजल्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। 50 रैंक का मतलब क्या है, आप 5वें पेज पे हो। 5वें पेज तक तो कोई जाता ही नहीं है, दूसरे पेज पे बड़ी मुश्किल से जाते हैं लोग। तो अगर हम्म। आपके 5वें पेज तक कोई यूज़र नहीं पहुंच रहा, तो क्या आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा? नहीं। और अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा, तो क्या आपको कन्वर्जन या फिर आपको सेल्स मिलेगी? नहीं। थ्रू वेबसाइट बोल रहा हूँ, ऐसे तो फिजिकल स्टोर आपका होगा, मिल जाएगी, बट मैं ऑनलाइन हम्म। की बात कर रहा हूँ। तो आपकी खुद की ऑनलाइन वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा उसकी वजह से। नहीं आएगा तो हमें कोई कन्वर्जन नहीं मिलेगा, हमें कोई सेल नहीं हाँ। मिलेगी, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्या ऐसी वेबसाइट होने का कोई फ़ायदा होगा? नहीं। नहीं होगा। सो बेसिकली SEO क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सो दैट कि हमारी रैंकिंग जो है गूगल के अंदर क्या हो, इंक्रीज़ हो और पहले ठीक है। पेज पे आए। ठीक है, पर्पस यही होता है कि पहले पेज पे आए और टॉप 5 के अंदर आ जाए। हाँ। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं SEO। तो समझ में आया SEO करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई जी। लोग सेकंड पेज तक नहीं जाते। ठीक हाँ। है, लोग सेकंड पेज तक कभी भी नहीं जाते हैं, तो पहले पेज तक, पहले पेज के बाद ही लोगों को क्या हो जाता है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, ये मेरा प्रॉपर गूगल है। ठीक है, ये गूगल का पेज है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्वेरी कर रहा हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये एक क्वेरी थी। मैंने इसके अंदर क्लिक किया। ठीक है, हम्म। और जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने का जैसे ही जो पेज ओपन होता है, इस पेज को हम बोलते हैं सर्प। सर्प SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, ओके। तो जब भी मैं सर्प बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से सर्च इंजन यहाँ पे मिल जाएगा, और फिर उसके बाद स्टार्टिंग में तो आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, रैंक करना होता है। रैंक क्यों करना ठीक होता है। है, मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि रैंक करोगे
तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक वगैरह आएगा, तभी आप एक वो लगा सकते हो कि हाँ भी चलो मेरी सेल्स वगैरह इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो इसके पूरे के पूरे जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब देखो एसईओ करने के भी ना अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है। वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। ठीक है, ये अलग अलग जो है तरीके होते हैं एसईओ करने के। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट हैट एसईओ। देखो वाइट हैट एसईओ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो हैं लीगल तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करेंगे। ओके। ठीक है, लीगल तरीका का मतलब क्या है, जो गूगल की गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनको क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे। अब गूगल की क्या गाइडलाइन है, क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर देखेंगे। एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो जो गूगल की गाइडलाइंस वगैरह होती हैं उनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या गूगल की गाइडलाइंस होती हैं। सो ठीक वाइट है। हैट एसईओ के अंदर समझ लो कि हम क्या करेंगे कि वाइट हैट एसईओ के अंदर लीगल तरीके से काम करेंगे, या फिर आप कह सकते हो इसको ऑर्गेनिक प्रोसेस। हम्म। ऑर्गेनिक का मतलब जानते हो? ओरिजिनल। नहीं, ऑर्गेनिक जैसे बोलते ऑर्गेनिक हैं इज ना आजकल के, बिना बिना मिलावटी। बिना मिलावटी, मतलब ऑर्गेनिक का हाँ। मतलब क्या होता है, प्योर। हाँ। ठीक है, अब एसईओ की लैंग्वेज में ऑर्गेनिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आप काम करोगे वो क्या होगा, प्योर ऑर्गेनिक तरीका, मतलब कि नॉन पेड प्रोसेस होगा। मतलब हम्म। कि यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिकली होगा, पैसों का लेन देन करके कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। मतलब कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं किसी को पैसे को ले दे के शॉर्टकट तरीके से काम नहीं कर पाऊँगा। हम्म। अगर मैंने कुछ शॉर्टकट करने की कोशिश करी तो मैं क्या कर हाँ। रहा हूँ, मैं ब्लैक हैट प्रोसेस कर रहा हूँ। ओके। तो व्हाइट हेड ब्लैक हेड में सिर्फ पैसों का ही डिफरेंस है, कुछ और डिफरेंस भी और भी है? बहुत सारी चीज़ें हैं कि ओके। क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप काम करोगे तो आप वाइट हैट एसईओ हाँ। कर रहे हो। और अगर आप यहाँ पे कोई तिकड़मबाजी लगा रहे हो अपने आप को रैंक करवाने के लिए, क्योंकि यूजुअली होता है लोग हाँ। क्या करते हैं कि अपने आप को रैंक करवाने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी निकाल के, कुछ शॉर्टकट निकाल के तरीका निकाल लेते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने का। ओके। ठीक है, उसको हम लोग ब्लैक हैट बोलते हैं। ब्लैक हैट बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, ब्लैक हैट से आपकी वेबसाइट, देखो अगर आप एक वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से रैंक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम 5 मंथ लेके चलो कि एक वेबसाइट को रैंक कराने में 5 महीने से लेके फिर आगे कोई नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। एक वेबसाइट को रैंक कराने में ना कई बार 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं। ओके। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा देखो प्रोसेस है। एंड एक वेबसाइट को रैंक करने में कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, एक ठीक है। डिजिटल मार्केटर भी नहीं बता सकता। क्योंकि देखो एक वेबसाइट को रैंक करवाना मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे ऊपर डिपेंड करता है। कोई एक फैक्टर नहीं होता कि भाई मैंने एक फैक्टर के ऊपर काम कर लिया और मेरी वेबसाइट रैंक हो गई। हम्म। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं एक वेबसाइट को रैंक ठीक है। कराने के। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो डिपेंड करता है कि जिस वेबसाइट को आप रैंक कर रहे हो उसके कंपटीशन लेवल कितना है। अब अगर मैं आज के टाइम पे बात करूँ ना कि मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी की वेबसाइट उठा लूँ और उसको रैंक कराने की कोशिश करूँ, मुझे पता है 3 से 4 साल लग जाएंगे, कंपटीशन हम्म। इतना ज़्यादा है। वहीं पे अगर मैं कोई एक ऐसी वेबसाइट उठा लूँ जिसका कंपटीशन लेवल ही कुछ नहीं, मतलब कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और लोगों ने वेबसाइट ही नहीं बनाई, हम्म। तो अगर कंपटीशन लेवल ही नहीं है तो रैंक कराने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 2 से 3 महीने में वेबसाइट रैंक हो जाएगी। हाँ। ठीक है,
और वो तो जरूरत पे भी डिपेंड करती है ना कि उस वेबसाइट पे ऐसा कोई कंटेंट है जो जरूरत है, पब्लिक की डिमांड में है या नहीं है। देखो, वो तो डिपेंड करता ही है सारी चीज़ों में, बट कहने का मतलब ये है सिंपल सा मेरा यहाँ पे कि हम्म। जो चीज़ एक चीज़ मैटर करेगी वो यहाँ पे है कि आपकी वेबसाइट का जो कंपटीशन लेवल है वो कितना है। ठीक है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 3 महीने 4 महीने में वेबसाइट रैंक हो जाएगी, तो 3-4 महीने में हो ही जाएगी, ये एक एस्टिमेट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वेबसाइट को रैंक करवाने पे मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक प्रोसेस हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ब्लैक हैट की, तो ब्लैक हैट के अंदर क्या हो गया, बेसिकली ये एक नॉन ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। इसके अंदर वैसे तो आज के टाइम पे ब्लैक हैट्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि गूगल इतना ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है कि अगर आप ब्लैक हैट परफॉर्म भी करते हो तो कुछ टाइम के बाद आपको पकड़ लेता है। ठीक ठीक है, है। फिर आपकी रैंकिंग को डाउन कर देता है। हाँ। ठीक है, तो ब्लैक हैट के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आता है यहाँ पे देखो ग्रे हैट। तो ग्रे हैट कुछ नहीं है, बेसिकली ये है कॉम्बिनेशन, हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हैट एंड वाइट हैट एसईओ। दैट मीन्स कि ये क्या है, देखो प्योर वाइट कुछ नहीं होता। ठीक है, हम्म। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है वाइट हैट और ब्लैक हैट का। मतलब कि यहाँ पे हम 90% वाइट हैट एसईओ करेंगे तो 10% ब्लैक हैट भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली वाइट हेड जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ठीक है, हम करते ग्रे हेड ही हैं बट बोलते उसको हम वाइट हेड हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो ये समझ लो कि यहाँ पे जो हम सीखेंगे ना वो ग्रे हेड ही सीखेंगे, बट बोलेंगे हम उसको वाइट हेड ही। ठीक है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वेबसाइट को क्या करते हैं, रैंक करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाइट हेड एसईओ की, तो वाइट हेड एसईओ के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होगा। जैसे कि ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के जो हैं वो एसईओ परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों एसईओ में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो हम्म। इसके अंदर सबसे पहले आता है ऑफ का ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ देखो बेसिकली एसईओ का मतलब क्या होता है। एसईओ का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का एक एनालिसिस करते हैं। हाँ। ठीक है, और उस एनालिसिस को करने के बाद हम लोग ये पता लगाते हैं कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी वेबसाइट में क्या क्या दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें जो हैं वो आपको 2 फॉर्म में मिलेंगी, ऑन पेज और टेक्निकल। ठीक है, ठीक है। ऑन पेज और टेक्निकल का मतलब क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे ऑन पेज का मतलब क्या होगा कि वेबसाइट के ऊपर जो ठीक है। हमारे पेजेस हैं। अब व्हाट इज़ वेबसाइट, चलो अभी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने कि व्हाट इज़ वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, तो क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, कैसे डिफाइन करोगे वेबसाइट को, क्या होती है वेबसाइट। ठीक है, मतलब ये मेरी समझ से कि आपके बिजनेस या आपकी सर्विसेज की एक ऐसी साइट जहां पर उसके बारे में पूरी एक इंफॉर्मेशन हो, जहां से अ, अ, वो आपके बिजनेस और सर्विसेज के बारे में जान पाए। हाँ एक तरह से आपका एक पेज, एक आप
कि बिजनेस आपकी सर्विसेज के लिए पेज होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरे हिसाब से तो ये है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। मतलब कि आप अपनी वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से पेजेस बनाते हो, जैसे कि होम पेज आप अपने बारे में उसके अंदर डालते हो, अबाउट अस, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल उसके अंदर डालते हो, कॉन्टैक्ट अस, पोर्टफोलियो हम्म। डालते हो, बहुत सारे पेजेस आप अपनी वेबसाइट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन अलग अलग पेजेस पे पुट करते हो अपनी वेबसाइट, अपनी कंपनी की, ठीक है। और हाँ। उन सब के जो पेजेस के जो कलेक्शन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। So basically ठीक है। collection of all the web pages of your website is called website, ठीक है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऑन पेज पे, ऑन पेज का मतलब क्या है, ऑन पेज का मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि आपके पेज के ऊपर कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, हमको उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है। अब एक वेबसाइट का ऑन पेज कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर एक गाड़ी है और उस गाड़ी का अगर मैं ऑन पेज की बात करूँ तो उस गाड़ी का ऑन पेज क्या होगा, उस का बाहर का वो जो स्ट्रक्चर होती है उसकी बॉडी। उसकी बॉडी। देखो बॉडी। ऑन पेज का मतलब क्या हो गया, दिखने वाली चीज़ें। दैट हाँ। मीन्स कि अगर एक गाड़ी है तो उस गाड़ी की सीट कवर, उस हाँ। गाड़ी का क्या कहते हैं, स्टेयरिंग, ओके। उसके बाहर का कलर हम्म। है, उसके टायर, ये सारे क्या हो गए, एक तरीके से ऑन पेज हो गए, ऑन पेज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जो दिख रहे हैं, बाहर से दिख रहा है जो चीज़ें, और उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो उनको रेक्टिफाई करना, उनको ठीक करना। वहीं पे सेकंड है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का हम्म। मतलब क्या होगा कि वेबसाइट के बैक एंड पे कुछ टेक्निकल चीज़ों के अंदर कुछ इश्यूज आना। अब अगर एक हाँ। गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि उसकी गाड़ी की टेक्निकल चीज़ क्या हो सकती है, उसका इंजन। उसका इंजन, करेक्ट। हम्म। जो उसका इंजन है वो उसका क्या है, टेक्निकल पार्ट है। तो यहाँ हाँ। पे हम क्या करते हैं कि वेबसाइट का जो टेक्निकल पार्ट है, वहाँ पे हमको कोई भी दिक्कत वगैरह, कोई भी परेशानी हो रही होती है, उसको पहले फाइंड आउट करते हैं, और उसको फाइंड आउट करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक करते हैं, हम्म। ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली वेबसाइट के ऑन पेज को और उसके टेक्निकल पार्ट में कुछ भी एरर्स आ रहे हैं, कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, उनको पहले फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद उनको ठीक करना है। वही जो ठीक है है। ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ कहलाता है। ओके। उसके बाद आता है आपका ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या है, देखो ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ के अंदर तो हम वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। हम्म। अब ऑफ पेज, ऑफ पेज नाम से समझो, ऑफ पेज दैट मीन्स कि यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे कुछ नहीं कर रहे, हाँ। हम अपनी वेबसाइट से हट के दूसरी फेमस वेबसाइट्स की हेल्प लेंगे अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, अच्छा। ठीक है। तो ऑफ पेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, बैकएंड। बैकलिंक्स, ठीक है। ओके। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं। तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो हम्म। इसके ऊपर हम अभी इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। बस आप इतना समझो कि जो ऑफ पेज एसईओ होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी फेमस वेबसाइटों की हेल्प लेते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में, अच्छा। ओके। ठीक है। एक एग्जांपल दोगे आप? एक एग्जाम्पल का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि सपोज़ करो कि आपके पास एक गाड़ी है, हाँ। ठीक है। अब आप अपनी गाड़ी को प्रमोट करने के लिए किसी दूसरे ब्रांड की गाड़ी का यूज़ करोगे, कंपैरिजन करके। कंपैरिजन करके नहीं, उसके नाम के साथ अपनी गाड़ी का नाम जोड़ोगे। जैसे कि आपकी जो ये है क्या कहते हैं, आपका जो ये ब्रांड है, जैसे ऑडी हो गया, हम्म।
ठीक है, लैंड रोवर हो गया, हम्म। ये सारे के सारे अपने खुद के सेपरेट ब्रांड थे, बट आज के टाइम पे टाटा ने इनको सबको बाय कर लिया। जैगवार हो ओके। गया, हम्म। ठीक है अपना सेपरेट ब्रांड, बट इसको अब कौन चला रहा है, इसको टाटा चला रहा है, क्योंकि टाटा ने इनको बाय कर लिया है। ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली है तो ये अपना सेपरेट, टाटा क्या कहते हैं, जैगवार हो गया या फिर आपका लैंड रोवर हो गया, ये सब अपने सेपरेट ब्रांड है, बट ये क्या है बेसिकली, अब टाटा ने इनको परचेज़ कर लिया है, तो टाटा का नाम भी इनके साथ जुड़ गया है। ठीक है, ठीक है। तो अब लोगों के माइंड में क्या हो गया कि पहले लोगों के माइंड में ये था कि भाई ये एक विदेशी ब्रांड है, अब लोगों के माइंड में आ गया एक देसी ब्रांड है, कि हाँ भाई अपना हाँ। टाटा का है तो चलो इसको ख़रीद लेते हैं। तो लोगों के और माइंड में थोड़ा सा ये आ गया कि अब ये इंडियन ब्रांड बन चुका है, तो हम इसको बाय करते हैं। एक मेंटेलिटी ठीक है। होती है ना कि भाई बाहर के ब्रांड हम क्यों परचेज़ करें। तो ये हम्म। एग्जांपल इतना मतलब सूट नहीं कर रहा है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ। बाकी जब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल देखो सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे देखो आपकी वेबसाइट को जो रैंक देने वाला है वो कौन है, गूगल है। अब हाँ। गूगल के अंदर भी कौन देता है हमारी वेबसाइट को रैंक, कोई इंसान तो बैठ के देता नहीं है, ये क्या हाँ। होते हैं, गूगल के बॉट्स होते हैं, गूगल के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा। वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं और हमारी वेबसाइट को रैंक देते हैं। ठीक ठीक है, है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि हम अपनी वेबसाइट को ना लिंक करते हैं अलग अलग फेमस वेबसाइटों के साथ, सो हम्म। दैट कि जब गूगल के बॉट्स उस वेबसाइट से मेरी वेबसाइट के अंदर आएंगे तो उसको दिखाई देगा कि इन दोनों का आपस में इंटरलिंक है। तो अगर गूगल की नज़रों में वो वेबसाइट अच्छी है तो उसका इम्पैक्ट हाँ। मुझे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। मिलेगा ना। फॉर हाँ। एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि दो लोग हैं, एक राम है एक श्याम है। ठीक है, राम हाँ। जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हर चीज़ में नंबर वन है, और श्याम जो है बिल्कुल उसका अपोजिट है, मतलब जहाँ हाँ। भी उल्टे काम होते हैं तो श्याम वहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, ठीक है। अब दोनों की इमेज अलग अलग है अपनी अपनी सोसाइटी में, राम की एकदम अच्छी इमेज है, श्याम की एकदम बकवास इमेज है अपनी सोसाइटी के अंदर। अब ठीक सपोज़ है। करो कि श्याम राम की सोसाइटी में आया, राम की बहुत अच्छी इमेज है, तो अब जब राम और श्याम दोनों घूम रहे हैं राम की सोसाइटी के अंदर, तो राम की सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, लोकेलिटी में लोग हैं, वो श्याम को क्या समझेंगे, कि वो अच्छा है, क्यों, क्योंकि क्योंकि वो, उसके दोस्त यार अच्छे हैं। हाँ क्योंकि उनको उनकी नज़रों में राम तो अच्छा है, उन्होंने राम को देखा है कि भाई ये बढ़िया बंदा है हर चीज़ में, तो उसको लगेगा कि भैया अगर ये इसका दोस्त है तो ये भी बढ़िया ही होगा, जबकि वो हम्म। है ही नहीं। उसके बाद अगर वही चीज़ मैं अपोजिट कर दूँ कि राम जो है वो श्याम की सोसाइटी पे गया, तो जो सोसाइटी वालों की जो थॉट प्रोसेस होगा वो राम को लेके वो क्या होगा, वो भी गलत जाएगा कि भैया शाम ये भी गलत काम करता है तो ये भी ये करता भी है। करता होगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इसी तरीके से गूगल की नज़रों में अपने आप को बेटर करने, क्योंकि रैंक तो वही दे रहा है, तो गूगल की नज़रों में खुद को बेटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दूसरी फेमस वेबसाइटों के साथ लिंक बनाने पड़ते हैं, जिससे कि फेमस, क्यों मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ फेमस वेबसाइटों के साथ, क्योंकि अगर आप अच्छी वेबसाइटों के साथ लिंक बनाओगे तो गूगल को दिखेगा कि मेरे लिंक जो है अच्छी वेबसाइट पे हैं के साथ हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट मुझे भी पड़ेगा, हाँ। वो मुझे भी ठीक है। जो है अपनी लिस्ट में रखेगा कि हाँ भाई ये भी अच्छी वेबसाइट है। अगर मेरे लिंक ठीक। स्पैमिंग वाली वेबसाइट के साथ होंगे तो वो मैं भी स्पैमिंग वाली के अंदर आ जाऊँगा, ठीक कहते हैं है। ना संगत का असर। तो हाँ हाँ वही हाँ। कुछ प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बट उसको डीप में जब हम पढ़ेंगे बैकलिंक्स क्या होते हैं सारी चीज़ें, तो और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है, तो एसईओ के अंदर जो है वो बेसिकली यही तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती है। ठीक है, अब ठीक है। इसके अंदर देखो ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ये दोनों एसईओ तो यहाँ पे आपको क्या है कि ये लगा लो वन टाइम प्रोसेस होता है, मतलब हम्म। कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे ऑन पेज कर रहे हो या फिर टेक्निकल एसईओ कर रहे हो तो आपने एक बार कर दिया काम ख़त्म, उसके बाद आपको ये चीज़ें एक आधा साल के बाद कभी देखनी हो पड़ गई तो देखनी पड़ गई।
ठीक है। ऑन पेज अगर और ऑफ पेज, अगर ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ आपने अपनी वेबसाइट पे सुधार लिया तो इस पे आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ ऑफ पेज एसईओ, हाँ। ऑफ पेज एसईओ, तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, ये एक ना कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कि आपको अपनी ठीक है। वेबसाइट पे परमानेंट बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है। आपने बैकलिंक बनाने बंद कर दिए, आपका कॉम्पिटिटर बैकलिंक बना रहा है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली मार्केटिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि अगर आप मार्केटिंग करके अपने आप को नंबर 1 पे लेके आ रहे हो ना, चाहे वो वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आप सोशल मीडिया पे नंबर 1 पे आ गए हो, या किसी भी प्रोसेस में आप मतलब आप ही आप छाए हुए हो, आप ही आप दिख रहे हो, तो आपको वो जगह रिटेन करने के लिए बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। आप नहीं करोगे, आपका कॉम्पिटिटर करेगा, कल को वो नंबर 1 पे आ जाएगा, आप नंबर दूसरे पे आ जाओगे। ठीक है। अगर आप दो दोस्त हैं, दोनों एक ही क्लास में हैं, और एक बंदा है जो हमेशा पढ़ाई कर रहा है, वो पहले नंबर पे रोज़ उसकी रैंक 1 आ रही है। ठीक है। अब एक क्लास में रैंक एक बंदे की फर्स्ट आ रही है तो दूसरे बंदे की सेकंड आएगी। ठीक हाँ। है। अब फर्स्ट वाला अगर ये सोचे कि मैं पिछले 5 साल से फर्स्ट आ रहा हूँ, चलो इस साल मैं थोड़ा सा हल्की पढ़ाई करूँगा, तो क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर वो फर्स्ट आएगा? भाई जो सेकंड आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, बट फर्स्ट को बीट नहीं कर पा रहा। अब फर्स्ट वाला थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा तो सेकंड वाला फर्स्ट आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। सेम उसी तरीके से मार्केटिंग का प्रोसेस है। आप अगर एक बार मार्केट में नंबर 1 पे आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप रिलैक्स होकर बैठ जाओगे। हम्म। आपको वो जगह मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। तो उसी तरीके से जो है ऑफ पेज एसईओ जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप छोड़ दोगे, आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है। जबकि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ ये वन टाइम प्रोसेस होती है। आपने एक बार परफॉर्म कर लिया तो फिर दोबारा जो है आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप 1-1.5 साल के बाद कभी आपने देख लिया तो देख लिया वाली बात है। ठीक है। ठीक है। ओके। हाँ। चलो ये हो गया। तो ये थोड़ा पूरा का पूरा क्या है आपका एसईओ का प्रोसेस रहेगा। तो देखेंगे इसमें किस तरीके से है चीज़ें इसके अंदर चलेंगी। थोड़ा सा लंबा है एसईओ का जो है ना, थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा काफ़ी। ठीक है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा चलेगा। ठीक है। लिख लिया ये सब? हाँ, लिखिए। ठीक है। अब इसके बाद एसईओ के बाद मतलब एसईओ प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं होता, इसके अंदर 2 चीज़ें और होती हैं। ठीक है। एक तो आ गया आपका गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। अब देखो हमारी जो वेबसाइट होती है 2 एंड्स पे चलती है। ठीक है। सबसे पहला होता है फ्रंट एंड, सेकंड बैक एंड। ठीक है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है, ये 2 चीज़ों पे चलता है। अब देखो फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। देखो फ्रंट एंड समझते हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड जो होता है वो किसके लिए होता है? वो यूज़र्स के लिए होता है। ठीक है। ठीक है। यूज़र्स के लिए होता है। तो जो फ्रंट एंड जो किसी भी वेबसाइट का होता है वो यूज़र्स के लिए होता है, जहाँ पे यूज़र जो है आपकी वेबसाइट को देखता है फ्रंट एंड पे और सारी चीज़ें करता है। ठीक है। और एक होता है ठीक हमारा है। यहाँ बैक एंड। तो बैक एंड जो होता है वो किसके लिए होता है? बेसिकली कोडर्स के लिए जो प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हाँ प्रोग्रामर्स के लिए होता है, या फिर वो आपके जो बॉट्स वगैरह होते हैं गूगल के, उनके लिए होता है। ठीक है। ठीक है। अब ये दिखता कैसे है देखो, अगर मैं यहाँ पे sdta.in डाल देता हूँ, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है।
ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अब इसके अंदर देखो, ये जो है जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इस वेबसाइट का फ्रंट एंड है। ठीक है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है। फ्रंट आप एंड। कोई सा भी पेज को ओपन कर लो, ये हमारा अबाउट अस का पेज हो गया। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमारे क्या है, पेजेस वगैरह इसके अंदर डले हुए हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या हो ठीक है। गया, हमारा फ्रंट एंड हो गया। अब इसी के अगर मैं बैक एंड की बात करूँ, ठीक है, इस वेबसाइट के, तो ये रहा इसका बैक एंड। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे गया कैसे, कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा वेबसाइट ओपन करो। वेबसाइट ओपन करने के बाद कंट्रोल+U दबा दो, कंट्रोल दबा के यू दबा दो, दबाए रखो कंट्रोल को और यू दबा दो। तो आप क्या करोगे, उसके ना सोर्स पेज पे आ जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, और वो सोर्स पेज क्या हो गया, ये इसका कोडिंग पार्ट, ये सारी की सारी क्या है, इसके बैकएंड की कोडिंग है। ठीक है। ठीक है, ये सारा इसका बैकएंड है। तो ये इसका फ्रंट एंड हो गया, कंट्रोल+U दबा दोगे तो आप उसके बैकएंड पे आ जाओगे। ठीक है, तो ठीक है। फ्रंट एंड और बैकएंड समझ में आया। हाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं गूगल एनालिटिक्स की। ठीक है, तो जो गूगल एनालिटिक्स होता है, ये क्या है, ये गूगल का ही क्या है, एक फ्री टूल है। ठीक है, जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब ठीक गूगल है। एनालिटिक्स के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमें क्या करना होता है कि गूगल एनालिटिक्स को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसके साथ, अपनी वेबसाइट के वेबसाइट। साथ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी गूगल एनालिटिक्स को, हमें बेसिकली क्या करना है कि अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है अपनी गूगल एनालिटिक्स के साथ। अब एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, एनालाइज करना किसी चीज को, एनालाइज करना, मतलब कि वहाँ पे उसका डेटा निकालना। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक देखना किसी भी चीज़ का। ठीक है, ये हाँ। एनालिटिक्स तो एक ऐसी चीज़ होगी आज के टाइम पे कि मतलब हर जगह प्रोवाइड हो रही है। दैट हाँ। मीन्स कि हम लोग, अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाओगे, इंस्टाग्राम वगैरह पे जाओगे, तो वहाँ पे भी अगर आप अपने उसको प्रोफेशनल में चेंज कर दोगे, तो आपको ना पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक निकाल के दे देता है कि आपके डैशबोर्ड में कितनी नई रीच आई, कितने फॉलोवर बढ़े, कौन से पोस्ट में कितने हाँ। फॉलोवर्स आए, कितने इंगेजमेंट हुआ, ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो गूगल ठीक है। एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये जो एनालिटिक्स है ये देता है आपको आपकी वेबसाइट का डेटा, वेबसाइट फ्रंट डेटा। ये आपको क्या देता है, आपकी वेबसाइट के जो फ्रंट एंड के जो यूज़र आ रहे हैं उनका जो है वो डेटा प्रोवाइड करवाता है आपको। ठीक है, अब अच्छा। डेटा यहाँ पे किस फॉर्म में मिलता है, तो यहाँ पे अलग अलग मैट्रिसेस होती हैं, अलग अलग फॉर्म में आपको जो है यहाँ पे अपना डेटा दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट में जो यूज़र्स आ रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। ठीक है। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जेंडर वाइज आपको पता चल जाता है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे एज वाइज आपको पता चल जाता है कि किस एज के लोग जो हैं वो आपकी वेबसाइट में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, वो इसके अंदर आपको पता चल जाता है। आप यहाँ पे कंट्री का पता चल जाता है कि किस स्पेसिफिक कंट्री से आपको जो है वो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आ रही है। ठीक है, आप इवन यहाँ पे आपको स्टेट भी बता देगा कि मतलब अगर आप किसी कंट्री पे और उस कंट्री के भी कौन से स्टेट से आपको ऑडियंस आ रही है, वो आपको यहाँ पे ऑडियंस जो है वो पता चल जाती है कि कौन सी ऑडियंस है। इवन यहाँ पे आपको डिवाइस तक पता चल जाते हैं कि भाई कौन से डिवाइसेस से आपको ट्रैफिक आ रहा है। इस लाइक मोबाइल से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, डेस्कटॉप से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, या फिर हाँ। लैपटॉप से आ रहा है ज़्यादा ट्रैफिक। ये सारी चीज़ें ओके। आपके इसके अंदर पता चल जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है जो मतलब आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी इसके अंदर, गूगल एनालिटिक्स के अंदर। ठीक है। ठीक है, तो अब बेसिकली ये जो गूगल एनालिटिक्स है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि अगर हमें ये ऑडियंसेस वगैरह सारी जो है वो मिल जाती है, जो पता चल जाती है,
तो देखो इसके अंदर सिंपल सा बेनिफिट आपको ये होता है कि इसके अंदर जब आपको ऑडियंसेस वगैरह पता चल जाती तो ये ना आपको मार्केटिंग करने में जो है वो हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास सपोज़ करो कोई ब्रांड है और वो जो ब्रांड है वो बेसिकली फीमेल्स के लिए है, ठीक ठीक है, है। बट आपकी वेबसाइट पे जो है मेल्स का ट्रैफिक आ रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पे हाँ। आपको समझने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज करने की ज़रूरत है कि आपकी टारगेट ऑडियंस फीमेल्स है बट मेल्स आपकी हम्म, वेबसाइट पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप क्या करते हैं कि बेसिकली ये जो डेटा होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और इसको एनालाइज करने के बाद जो है हम अपनी आगे की जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं वो इसके अंदर हम चलाते हैं। जैसे इसके अंदर हमें क्या पता चलता है, ट्रैफिक सोर्स पता चलता है कि भैया हमारी हम्म, वेबसाइट पे कौन से सोर्स से ट्रैफिक आ रहा है। हमारी वेबसाइट पे गूगल से ट्रैफिक आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है, रेफरल से, किसी के रेफरल से ट्रैफिक आ रहा है, अलग अलग तरीके से हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। तो इससे हमें पता चल ठीक। जाता है कि भैया हमारा जो ट्रैफिक है वो कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, हम्म। ठीक है। तो ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हमें पता चल जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से बेसिकली हमको क्या फ़ायदा होता है, यही सब फ़ायदा होता है कि हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिल जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे टारगेट करना है, कहाँ से हमें जिन लोकेशंस पे हम टारगेट कर रहे हैं वहाँ से हमें ऑडियंस मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो आप बेसिकली क्या करते हो कि आपको एक ना एक आइडिया मिल जाता है फर्दर मार्केटिंग करने का, प्लान कि करने मतलब का। प्लान करने का कि भाई हाँ आगे चल के आप इसमें अंदर देख सकते हो कि भाई कितने लोगों का ट्रैफिक आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पता चल जाती ठीक है। है, ठीक है। जी। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं होती है परफॉर्म, ठीक ठीक है। है। तो ये हो गया आपका गूगल एनालिटिक्स। ये भी एक तरीके से हम लोग मतलब एसईओ का ही एक पार्ट समझ लो इसको, ठीक है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है, सारी की सारी चीज़ें वेबसाइट के बारे में तो हमें बता रहा है, और एसईओ हम वेबसाइट के ऊपर ही करते हैं, है ना। तो हाँ। मतलब कि एसईओ इनकम्प्लीट है गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल के बिना। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा गूगल गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है। तो गूगल सर्च ठीक कंसोल, है। अब गूगल सर्च कंसोल क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो गूगल सर्च कंसोल होता है वो बेसिकली क्या है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारी वेबसाइट दो एंड पे चलती है, ठीक है। हम्म। एक तो हमारा फ्रंट एंड पे चलती है और दूसरा जो है हमारा वो बैक एंड के अंदर चलती है, ठीक है। तो फ्रंट ठीक एंड है। पे कौन आता है, हमारा जो एंड यूज़र्स होते हैं, ठीक है। तो जिनका पता हमें कहाँ से पता चल जाता है, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू पता चल जाता है। अब वहीं पे अगर हम बात करें गूगल सर्च कंसोल की, तो गूगल सर्च कंसोल क्या है, ये भी गूगल का एक फ्री टूल है, हाँ। ठीक है। ये भी गूगल के क्या है, एक फ्री टूल है, ठीक है। तो गूगल का फ्री टूल है। अब इसके अंदर जो है हमें बैक एंड का डेटा मिलता है। बैक एंड का डेटा मिलने का मतलब सिंपल से ये होता है, जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट के अंदर आता है, तो हमारी वेबसाइट के अंदर आने के बाद वो क्या करता है, हमारी वेबसाइट को रीड करता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो जब वो हमारी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से रीड करता है, तो उसको भी तो हमारी वेबसाइट को रीड करने में 36 टाइप की दिक्कतें आती हैं, ठीक है। हम्म। तो वो जो दिक्कतें हमको इसके अंदर परफॉर्म को मिलती है, तो हमें क्या करना पड़ता है बेसिकली, जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो गूगल एनालिटिक्स को, तो इसके अंदर जो दिक्कतें गूगल के बॉट को फेस करनी पड़ती है हमारी वेबसाइट को रैंक करने में, या फिर हमारी वेबसाइट को बेसिकली रीड करने में, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर पता चलती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ये हमें बताता है गूगल एनालिटिक्स का टूल कि जो गूगल का बॉट है उसको यहाँ पे जो है दिक्कतें आ रही हैं, मतलब कि इस तरीके से कि वेबसाइट को रीड करने में जो गूगल का बॉट है वो ये टाइप की जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो फेस कर रहा है। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, उससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। कि भाई क्योंकि देखो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपकी वेबसाइट को रैंक देने वाला गूगल का बॉट है, ठीक है। गूगल का बॉट जब आपकी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से रीड करता है तो आपको रिज़ल्ट देता है, मतलब आपको रैंक देता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल
आप स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को, आपके पास 10 बच्चे हैं, सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हम्म। वो 10 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से एक ठीक है। बच्चा ऐसा है जिसकी ना आपको राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही, हम्म। बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो क्या करोगे आप? उस बच्चे को क्या नंबर दोगे? अगर 10 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा है जो बिल्कुल ऐसा लिख रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब वो लिख क्या रहा है, तो आप ऐसे केस में उसको क्या रैंकिंग दोगे? उसको मैं कोई रैंकिंग नहीं दे पाऊंगी। क्यों? मतलब मैं या तो उसको बुला के पूछूंगी कि क्या लिखा है, या किसी और टीचर से हेल्प मांगूंगी कि आप क्या पढ़ सकते हो इसको। हम्म। या फिर मैं उससे ओरली पूछने की कोशिश करूंगी कि आपने इस आंसर का जवाब आप ओरली बताओ। ठीक है, तो बट ये लॉजिकली नहीं है सही कि अगर 10 बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चे की आपको राइटिंग समझ नहीं है तो आप ऑब्वियसली बात है उसको ज़ीरो ही दोगे। या फिर हम्म। अगर आप उसको पास भी कर रहे हो तो आप उसको रैंकिंग की बारी आएगी तो आप 10वें रैंक पे ही रखोगे उसको। हाँ। चलो आपने पास कर दिया, वैसे भी आजकल तो फेल करना ही नहीं होता, पास तो करना ही होगा। तो जब रैंकिंग की बारी आएगी तो आप उसको 10th नंबर पे ही रखोगे, क्योंकि उसने हाँ। क्या लिखा, भले ही उसने सब कुछ सही लिखा हो पर आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। हाँ। सेम उसी तरीके से गूगल का जो बॉट्स होते हैं उनको बेसिकली कोडिंग समझ में आती है, ठीक है। ठीक है। अब गूगल का एक बॉट है, वो कभी भी ये इस फ्रंट एंड पे आके मेरी वेबसाइट को रीड नहीं करता कि वो यहाँ पे आ रहा है और मेरे कंटेंट को पढ़ रहा है, उसे ये सब थोड़ी ना समझ में आती है। उसको ये इमेज हम्म। क्या है उसको नहीं पता कि ये किस चीज़ की इमेज है, उसको ये नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है। वो जाएगा सीधे यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ से पूरी वेबसाइट को समझेगा, यहाँ से समझेगा ठीक है। कि ये इमेज किस चीज़ की है, ठीक है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को उसको समझ में आएगा। अब इन चीज़ों को पढ़ने में उसको कहीं पे भी किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत फेस करेगा तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर हमें पता चल जाएगा कि भाई गूगल को ये पर्टिकुलर पेज को रीड करने में ये टाइप की दिक्कत आ रही है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई सामने वाले को दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो अगर मैं उस चीज़ को हम्म। ठीक कर दूँ तो फिर उस कंडीशन में वो हमारे कंटेंट को पढ़ देगा तो उसको रैंक भी कर देगा। अब यही चीज़ आप एक ठीक है। बच्चे को बोलो कि भाई तूने क्या लिखा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्या तो लिखा अगली हुआ बार है, राइटिंग तो वो राइटिंग पे काम करके राइटिंग आएगा। पे काम करेगा, या फिर वो मुंह से बोल के आपको ओरली बताएगा कि मैंने तो ये लिखने की कोशिश करी है, हम्म। राइट। तो फिर भी आप उसको क्या करोगे, चल ठीक है राइटिंग बेकार है, बंदे को नॉलेज तो है, आप उसको फिर भी एक बेटर रैंक दे दोगे, बट उसके लिए आपको हाँ। उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। प्रॉब्लम को आपको बताना पड़ेगा बच्चे को कि भाई मेरे को तेरी कॉपी को जो है चेक करने में मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो वो उस चीज़ को हम्म। रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा ताकि आप उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, आप उस चीज़ को पढ़ सको। सेम उसी तरीके हम्म। से गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो बैक एंड पे जब गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपकी वेबसाइट को रीड करने में उसको बहुत दिक्कतें फेस करनी होती है। एक्चुअली में एस है ही तो वो एस जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑन पेज एस ऑफ पेज एस क्या है, वो यही तो है कि हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसा ऑन पेज और ऑफ पेज पे टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट को पढ़ ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो हमारी वेबसाइट को रीड नहीं कर पाता, वेबसाइट को रीड नहीं कर पाता तो हमें रैंक भी नहीं देता। ठीक है। तो एस के अंदर हम कोई रॉकेट साइंस थोड़ी कर रहे हैं, एस के अंदर सिंपल से यही चीज़ तो कर रहे हैं कि गूगल के बॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वेबसाइट के अंदर एरर्स फाइंड आउट कर रहे हैं और उन एरर्स को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ताकि हमारी वेबसाइट इतनी एस फ्रेंडली हो जाए कि गूगल का बॉट जब हमारी वेबसाइट पे आए पूरी तरीके से हमारी वेबसाइट के कंटेंट को रीड कर सके। क्योंकि ठीक है। एक्चुअल में जो मसला है वो तो यही है ना कि गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाता और वो हमारे कंटेंट को ढंग से रीड नहीं कर पाता, इसलिए वो हमें रैंक नहीं दे पाता। अब कई लोगों का क्या ठीक होता है है। कि वेबसाइट का कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त होता है, यूनिक कंटेंट होता है, बहुत सही होता है, बट उसका क्या फ़ायदा हम्म। है, बॉट तो पढ़ ही नहीं पा रहा, तुम्हारे टेक्निकल में और तुम्हारे ऑन पेज में इतनी गड़बड़ हो रखी है, क्या करोगे उस कंटेंट का? भाई वो रीड ही नहीं अ- कर पा रहा तो फ़ायदा क्या है? अब एक बच्चा है, वो टॉप क्लास उसने लिखा हुआ है, उसको पूरी नॉलेज है, बट आप वो पढ़ ही नहीं पा रहे तो उसका फ़ायदा क्या है? हम्म। रैंक तो उसने जीरो ही मिलनी है, क्योंकि हाँ। आपको तो समझ में नहीं आ रहा ना कि उस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से वेबसाइट आपने बहुत बढ़िया बना ली, कंटेंट भी बहुत ज़बरदस्त डाल दिया और उसके ऊपर आपने इमेजेस वगैरह, मतलब एक उसका जो एक फ्रंट एंड है आपने ज़बरदस्त तरीके से बना दिया,
बट बैक एंड में हम्म। 10 तरीके की दिक्कत है। तो भाई हाँ। यूज़र तो तब पहुंचेगा ना आपकी वेबसाइट पे जब आपकी वेबसाइट रैंक होगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि गूगल के बॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट बनानी चाहिए, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट बनाओगे तो जाके तो यूज़र को तो गूगल ही दिखाने वाला है ना इन दी एंड ठीक है, ठीक है। वेबसाइट। सो इसीलिए कोई एसईओ कोई साइंस नहीं है, बस एसईओ यही है कि आप अपनी वेबसाइट को इतना एसईओ फ्रेंडली बनाओ कि गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे जब वो आए ना, वो मतलब पढ़ ले आपके कंटेंट को पूरी तरीके से। बस यही तो ठीक एसईओ है। है और कुछ भी नहीं है एसईओ। और जिसको इन चीज़ों की नॉलेज होती है वो अपनी वेबसाइट को इस तरीके से बना देता है, और जो गूगल का बॉट है उसकी वेबसाइट को रैंक कर देता है। जिनको इस चीज़ की समझ नहीं है वो सिर्फ वेबसाइट को अच्छा बनाने में फ़ोकस करते हैं, अच्छे कंटेंट पे फोकस करते हैं, और उसका स्ट्रक्चर अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भाई पहले गूगल का बॉट पड़ेगा, फिर इसके अंदर हम्म। ऑडियंस आएगी। तो ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉट को समझाना, समझ रहे हो? तो इसी हाँ सारे हाँ। प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसईओ बोलते हैं। ठीक तो है। पूरे प्रोसेस में हम यही करेंगे कि गूगल के बॉट को खुश करने की कोशिश करेंगे इन दी एंड, वो ठीक खुश है। तो हमारी वेबसाइट रैंक है। और वो करना कैसे है, उसकी कुछ गाइडलाइन है, कुछ एक्टिविटीज़ उसके अंदर हमें मिलती है। बस हमें उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, और उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करके बस देखना है कि ये जो जो कुछ 25-30 एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें मेरी वेबसाइट पे ठीक है कि नहीं है, पहले उनको देखो। अगर ठीक नहीं है तो उनको ठीक कर दो बस। ठीक है। ठीक है, यही एसईओ है, और इससे तो जब बड़ा हम कुछ भी लोग नहीं है। एसईओ जो हमारे एसईओ हम लोग कर रहे होंगे तो हम लोग हाँ उसको गूगल सर्च कंसोल से अटैच करेंगे अपनी वेबसाइट को ताकि वो बोट कर पाए ऐसा। हाँ, गूगल एनालिटिक्स को भी और गूगल सर्च कंसोल को, दोनों को ही हमें अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करेंगे तो फिर वो बोट उसको रीड रीड करेगा पूरा, और फिर उसमें बग्स बताएगा कि कहाँ कहाँ बग्स हैं, फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। फिर हाँ देखो, हमारी रैंक होएगी वेबसाइट। देखो गूगल कंसोल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम्म। कंसोल अगर तू क्या कहते हैं कि कंसोल भी आपको वो चीज़ बताएगा जो हम एसईओ में पहले से ही कर लेंगे। हाँ। मतलब कि गूगल के बॉट को जहाँ जहाँ पे दिक्कत होती है ना, वो मैं एसईओ में ही आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा। वो हम चीज़ें एसईओ के अंदर ही कर लेंगे। तो थोड़े बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं रेक्टिफाई कर पाए और फिर भी स्टिल गूगल को दिक्कत हो रही है, तो वो चीज़ वहाँ पे पकड़ में आ जाती है। अदरवाइज़ हम ठीक है। बनाती वेबसाइट को पहले से ही, अगर आपने वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना ली तो गूगल एनालिट मतलब कंसोल के अंदर कुछ दिक्कत होगी ही नहीं। हाँ हाँ। बेसिकली ठीक गूगल है। कंसोल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपकी वेबसाइट पे जो भी आप बैकलिंक जनरेट करोगे वो वहाँ पे मेंशन होते हैं, वहाँ पे दिखाई देते हैं कि आपकी वेबसाइट पे हम्म। कितने बैकलिंक बने हुए हैं। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू हम लोग गूगल के बॉट को इनविटेशन देते हैं अपनी वेबसाइट पे आने का। भाई गूगल का बॉट वेबसाइट पे आएगा तभी तो मेरी वेबसाइट को रीड करेगा ना। हाँ हाँ तो हाँ। उसके लिए हम वहाँ से उसको इनविटेशन सेंड करते हैं कि भैया मेरे इस वेबसाइट पे आ, मेरे इस पेज पे आ और इसको रीड कर। तो ये ओके। सारी एक्टिविटी उसके अंदर होती है। ठीक है। ठीक है, बाकी इसके बारे में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा मतलब समझ में आएंगी चीज़ें आपको। ठीक है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो ओके। बेसिकली हमने आज क्या क्या कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, क्या उसके डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप हैं, एंड उसके अंदर हमने वेबसाइट क्रिएशन देखा, और एक एसईओ हमने उसके अंदर कर लिया कवर। ठीक है। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा। ऐसा तो खैर कुछ नहीं लगा होगा फ़िलहाल ना कि कुछ रॉकेट साइंस है या कुछ है। नहीं नहीं, रॉकेट साइंस तो नहीं है। ठीक है, बस समझ आया अच्छे से, हाँ। समझने वाली चीज़ें, बस समझने वाली चीज़ें और समझने के बाद उनको अपने माइंड में रखने वाली चीज़ें। हम्म। ठीक है, अब 4 दिन बाद आप ये बोल जाओगे कि एसईओ क्या होता है, तो फिर गड़बड़ है। ठीक है। ठीक। और ये चीज़ याद कैसे रहेगी, आप उसको परमानेंट आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। यही इसका एक लौता सॉल्यूशन है। ओके। ठीक है, कोर्स ख़त्म करने को तो ये लगा लो कि कोर्स में ऐसा कुछ है ही नहीं आपका। आप पूरा का पूरा कोर्स मैं आपका 1.5 महीने में ख़त्म कर सकता हूँ, बट फिर भी ये हम्म। कोर्स 3 से 4 महीने चलता है ताकि बच्चा जो है वो
साथ साथ में तैयारी कर सकें। ठीक है। आप कुछ टाइमिंग का कह रहे थे, कुछ टाइमिंग भी चेंज हो सकती है क्या? आप कब जा रहे हो अपना वहाँ पे? मैं तो संडे को जाऊंगी और पहुंच जाऊंगी मंडे को। चलो मैं एक बार पवन सर से डिस्कस कर लूँगा टाइमिंग के बारे में। हाँ अगर मतलब हाँ बोले। मतलब दोपहर के टाइम पे फ्री रहते हो क्या? दोपहर के टाइम पे कितने बजे? आप बताओ कितने बजे फ्री रहते हो, मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर देख लूँगा। दोपहर के टाइम पे थी, मैं तो लेट इवनिंग की भी बात करने वाली थी आपसे, क्योंकि लेट इवनिंग हो जाए तो। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ फिर सर से इसके बारे में, ठीक है, डिस्कस करके कोई मैं इशू। आपको बता देता हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है, चलो। हाँ। ओके ओके थैंक ओके। यू। तो अब ये कल, हम्म। अभी फ़िलहाल तो वही रहेगा आपका 5 to 7, अभी तो यहीं पे हो गया आप, हाँ हाँ है हाँ। ना? तो ये लिंक को बुक मार्क कर लेना, डेली इसी लिंक पे क्लास होगी। ठीक है। ओके। ठीक है, तो कल डॉट 5 o'clock लिंक लाइव हो जाएगा, ओके। इसको बुक मार्क करके रख लो आप। ठीक है, ठीक है ठीक है। चलो।